नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स मतलब वेस्टेरोस का जाबाज योद्धा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हैंडीकैप्ड और गरीब स्मॉल फोक की रक्षा करना ये एक नाइट का धर्म होता है। वैसे वेस्टेरोस के नॉर्थ रीजन में काफी सारे जाबाज फाइटर्स जरूर रहे थे, बट वहां के जाबाज फाइटर्स को नाइट कहने का कोई वैसे ट्रेडिशन कभी भी नहीं था, क्योंकि ये नाइटहुड का ट्रेडिशन असल में एंडल इन्वेजन के साथ में आया। एंड एज वी नो, वेस्टेरोस में एंडल्स ने जैसे ही ज्यादातर साउथ में कब्जा कर लिया तो उनके कई सारे ट्रेडिशंस वहां पर इंप्लीमेंट होने लगे, और उन्हीं ट्रेडिशंस में एक ट्रेडिशन था नाइटहुड का। अब वैसे तो वेस्टेरोस में सभी मर्दों को बचपन से ही फाइटिंग की वगैरह ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं होता कि सभी मर्द एकदम तगड़े फाइटर्स बनते हैं। कुछ ही फाइटर्स ऐसे होते हैं जो एकदम बेस्ट बनते हैं और उन्हीं को नाइट बनाया जाता और उन्हें एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती। तो बेसिकली वेस्टेरोस में एक नाइट का मतलब एक बहुत ही जाबाज योद्धा जिसने कुछ वेपन्स के साथ में लड़ने में महारत हासिल की हो। ये नाइट्स मतलब कुछ ऐसे फाइटर्स होते हैं जिनको अलग से थोड़ी ज्यादा ही इज्जत होती है। तो आई होप आपको समझा व्हाट इज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। अब ये साल था 209 एसी का। फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन ऑफ 195 एसी के बाद में किंग डेरॉन द गुड और उसकी क्वीन मिराया मार्टेल ने लास्ट 14 इयर्स तक अच्छे से पीसफुल रेन पूरे वेस्टेरोस में किया था और वेस्टेरोस को उन्होंने वापस से यूनाइट किया। अभी इस समय पर रेड किप में से पूरे वेस्टेरोस पे रूल करने वाले इस 55 ईयर ओल्ड राजा रानी के कुल मिलाकर 4 बेटे थे। सबसे पहला बड़ा बेटा था बेलोर, देन एरिस, फिर रेगेल एंड लास्ट सबसे छोटा था मेकार। तो बेलोर मतलब एक जाबाज ऑनरेबल नाइट था जिसने अपने सबसे छोटे भाई मेकार के साथ में फेमसली बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड ऑफ फर्स्ट ब्लैकफायर को जीता था और अपने पिता डेरॉन को आयरन थ्रोन का तख्त जिता कर दिया। तो अभी एग्जैक्टली फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन में क्या क्या हुआ ये अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ताकि आपको इस कहानी के पहले जो भी फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन में इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पता चले। तो अभी इस समय पर किंग डेरॉन द गुड पूरे वेस्टेरोस पर रूल कर रहा था एंड उसका हैंड ऑफ द किंग उसी का सबसे बड़ा बेटा बेलोर टारगेरियन था। अभी वैसे कहने के लिए राजा तो डेरॉन द सेकंड जरूर था, बट यही कुछ पिछले 2 साल से डेरॉन काफी बीमार रहता एंड उसी कारण एक तरीके से बेलोर ही पूरे वेस्टेरोस का डी फैक्टो लीडर, डी फैक्टो किंग बन चुका था। अगर इस बेलोर के फैमिली की बात करते हैं तो बेलोर को भी 2 बेटे थे, एक सबसे बड़ा बेटा वलार एंड सेकंड बेटा मटारेस। तो ये हुआ फेमस हैमर ऑफ रेडग्रास फील्ड बेलोर। एंड देन अभी हम जानते हैं उसके सबसे छोटे भाई हैमर का एनविल यानी कि मेकार टारगेरियन के बारे में। एंड इस प्रिंस मेकार की फैमिली काफी बड़ी थी। मेकार का सबसे बड़ा बेटा है डेरॉन, देन उसका बेटा आता है एरियन, देन आता है एमन, इसके बाद में आती है डेला, देन आता है एगोन एंड लास्टली आती है छोटी रे। तो ये हुई टारगेरियंस की फैमिली और इनमें से ही कई सारे कैरेक्टर्स हमें इस नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के कहानी में देखने मिलेंगे। तो एज आई सेड ये 209 एसी का समय है और रेड कीप और पूरे वेस्टेरोस में सब जगह पर खुशियां छाई है। एंड इसी में रीच के रीजन में जस्ट अबाउट डॉर्निश मार्चेस कॉकेलस्वेट नदी किनारे बसे हुए हाउस एशफोर्ड के लॉर्ड एशफोर्ड ने उनके बेटी के 13th बर्थडे के जश्न के लिए एक बड़े से जाउस्टिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था और वेस्टेरोस के सभी जाबाज नाइट्स को इनवाइट किया। तो ये इनविटेशन रेड कीप और वेस्टेरोस के सभी अलग अलग बड़े बड़े हाउसेस में चला जाता है और वैसे ही ये इनविटेशन आता है समर हॉल में भी। तो समर हॉल का जो कैसल है वो थोड़ा सा डॉर्निश मार्चेस के यहाँ पर टारगेरियंस का ही एक बनाया हुआ कैसल है और वो भी कैसल किसी ना किसी प्रिंस को अलॉट किया जाता है। तो जैसे कि टारगेरियंस का राजा किंग्स लैंडिंग में होता है और जो भी अगला राजा बनेगा मतलब जो भी हेयर टू द थ्रोन होगा उसे प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन कहा जाता है, उसे ड्रैगनस्टोन का आइलैंड अलॉट किया जाता है। वैसे ही ये समर हॉल का कैसल किसी ना किसी प्रिंस को अलॉट किया जाता है। तो अभी इस समय पर हैंड ऑफ द किंग बेलोर टारगेरियन हेयर टू द थ्रोन था, वो प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन था एंड दूसरे तरफ उसका सबसे छोटा भाई मेकार, उसके फैमिली को ये समर हॉल का कैसल अलॉट हुआ था। तो मेकार की फैमिली इस समय पर समर हॉल में रहती है एंड उसे विजिट करने के लिए इस समय पर बेलोर भी समर हॉल में ही होता है। एंड इसी में समर हॉल में लॉर्ड एशफोर्ड का न्योता आया एक जाउस्टिंग टूर्नामेंट को लेके।
जैसे ही ये इनविटेशन आता है तो बेलोर ने अपने सबसे बड़े बेटे वलार टारगेरियन को उस टूर्नामेंट में भेजने के लिए हाँ कह दी। एंड जैसे ही बेलोर ने ये किया तो मेकार ने भी अपने बड़े बेटे डेरोन द ड्रंकन एंड सेकंड नंबर के बेटे एरियन टारगेरियन को उस टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए भेज दिया। इसी में आता है छोटा एगोन, जिसे मेकार ने अपने बड़े भाई डेरोन को स्क्वायर करने के लिए भेज दिया। तो कुछ ही दिनों में एरियन, वलार, डेरोन और एगोन ऐसे सभी टारगेरियन समर हॉल से निकलते हैं हाउस एशफोर्ड के एशफोर्ड कैसल के तरफ, क्योंकि वहां पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। बट टूर्नामेंट शुरू होने के यही कुछ 10 दिन पहले समर हॉल में न्यूज आती है कि डेरोन और उसका स्क्वायर एगोन पूरे टारगेरियन ग्रुप से जुदा हो गए और वो रास्ते में कहीं पर तो भटक गए। एंड ये होते ही सभी लोग डर गए। जैसे ही ये खबर समर हॉल में आती है तो बेलोर, मेकार और उनके साथ में किंग्सगार्ड और टोटल 50 मेन एट आर्म्स सभी निकल पड़े डेरोन और छोटे एगोन टारगेरियन को ढूंढने के लिए, क्योंकि डॉर्निश मार्चेस में ऐसे टारगेरियंस का गायब होना मतलब कुछ तो भला बुरा हो सकता है। तो अभी उनके बारे में क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा ही। अभी इस समय पे हम चलते हैं दूसरे रीच के एक छोटे रीजन में, जस्ट अबाउट द डॉर्निश मार्चेस, जहां पर कॉकलस्वेट नदी से थोड़ा सा दूर एक छोटे से माउंटेन पर एक टॉल हैंडसम बंदा डंकन एक कब्र की खुदाई कर रहा था ताकि वो किसी मरे हुए हेज नाइट सर आर्लन ऑफ पेनेट्री के बॉडी को दफना सके। यहाँ पर डंक सोचता है कि सर आर्लन कितने बहादुर थे। वो रिवरलैंड्स के छोटे गांव पेनेट्री से आए थे और उन्होंने पूरी जिंदगी ऑनरेबल हेज नाइट बन के गुजारी। यहाँ पर डंक सोचने लगता है एक हेज नाइट की जिंदगी कितनी मजेदार और फ्री होती है। मस्त मन चाहे लॉर्ड को सर्व करो, उनके लिए बैटल्स में लड़ो, उनके कैसल्स में मस्त कुछ टाइम के लिए अच्छे से मजे करो, एंड वहां पर अगर बोर हो जाते हो तो वापस किसी दूसरे लॉर्ड के यहाँ पर जाके वही चीजों को वापस करते रहो। और हाँ, बीच बीच में नाइट्स के लिए रखे हुए टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना होता है, जहां पर ढेर सारे लोग उन नाइट्स को देखने के लिए आते हैं और उनके नाम के नारे लगाते हैं। तो जब ये डंग सभी चीजें सोचता है तभी हमें एक तरीके से पता चला कि एग्जैक्टली हेज नाइट मतलब क्या होता है। एंड इसी के साथ हमें यह भी पता चला कि सर आर्लन ऑफ पेनेट्री कौन है। डंक यहीं पर और सोचता है सर आर्लन ने अपने लाइफ में ढेर सारी टूर्नामेंट्स में फाइट किया, बट उनकी सबसे फेमस बैटल उन्होंने जो मुझे बताई थी वो थी प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन के खिलाफ। डंक को यहाँ पर आगे याद आता है कि कैसे सर आर्लन उनके लेजेंडरी जाउस्टिंग फाइट की स्टोरीज बताते। सर आर्लन उसे कहते, डंक मैंने 7 किंगडम्स के बेस्ट फाइटर के खिलाफ 7 स्पीयर्स को तोड़ा था और उसके बाद भी हार नहीं मानी, यानी मैंने कभी भी यील्ड नहीं किया। तो सर आर्लन पेनेट्री के जैसे हेज नाइट मतलब एक ऐसा जाबाज योद्धा होता है जो किसी एक हाउस के लिए कभी भी फाइट नहीं करता। हेज नाइट्स आर फ्री, उन्हें जिसे चाहिए वो उनको अपनी सर्विस दे सकते हैं। आगे डंक थोड़ा सा इमोशनल होके ये सोचने लगता है कि अभी आखिर कल होगा तो क्या होगा, व्हाट विल टुमारो ब्रिंग। उसे याद आता है कि कैसे सर आर्लन ऑफ पेनेट्री हमेशा सनसेट को देखते हुए उसे बताते हैं, डंक सूरज ढल गया और एक दिन खत्म हो गया। सही में सभी के सामने आखिर आगे क्या होगा वो एक पहेली ही होती है कि नहीं डंक। लाइफ के बारे में सर आर्लन के साथ में ऐसे जो भी कॉन्वर्सेशंस हुए ये सभी सोचते सोचते डंक काफी इमोशनल हो गया। वो बस मनी मन कहता है, काश आप नहीं मरते सर आर्लन, 7 गॉड्स आपको अच्छा रखे। ऐसा कहकर डंक ने वहां पर सर आर्लन ऑफ पेनेट्री को दफना दिया, जिसके बाद डंक ने सर आर्लन ऑफ पेनेट्री की बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड अपने हाथों में ली और वो मनी मन सोचता है कि वो अपने दर्द को हटाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए नजदीकी हो रहे एशफोर्ड मिडो के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और एक हेज नाइट बनके अभी सर आर्लन के बगैर अपनी जिंदगी आगे अच्छे से जी सके। यही सोचकर डंक कॉकलस्वेट नदी किनारे के रास्ते से निकलता है एशफोर्ड मिडो के तरफ अपने 3 घोड़े थंडर, चेस्टनट और स्वीटफुट को लेके। तो इन 3 घोड़ों में थंडर जो है वो एक वॉर हॉर्स है जो कि एक्सक्लूसिवली टूर्नामेंट्स और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बैटल्स में यूज किया जाता है। दूसरा आता है चेस्टनट जो कि एक स्वेबैक छोटा सा स्टॉट है, यानी कि एक यंग छोटा घोड़ा है जिसे इस समय पर डंक यूज करता है, जिसके ऊपर बैठकर डंक इस समय पर
पर यहाँ वहां पर जाते रहता। देन लास्टली आती है स्विटफुट, जो छोटी सी है बट वो शांत है बट एकदम तगड़ी है। तो इस तरीके से तीनों घोड़ों के साथ में डंक निकलता है एशफोर्ड मीडो के तरफ। एंड जाते जाते इवेंचुअली रास्ते में एक जगह पर उसे एक इन दिखता है, यानी एक छोटा होटल दिख जाता है, जहां पर डंक खाना खाने के इरादे से जाने लगा। बट जैसे ही डंक उस इन में जाने ही वाला था कि उसके पहले थोड़ा सा तबेले के बाहर एक जगह पर उसे दिखता है एक छोटा टकलू बच्चा जो कॉकल्सवेट नदी के पानी में नहाकर बाहर आया था। जैसे ही डंक को ये छोटा टकलू दिखा तो उसे लगा कि वो इनका ही जो भी मालिक वगैरह रहेगा उसका ही कोई लड़का रहेगा, वो तबेले में काम करने वाला छोटा लड़का होगा, ऐसे ही डंक को लगा। और यही सोच के डंक कहता है, ए तबेले वाले लड़के, स्टेबल बॉय, मेरे घोड़े को यहाँ पर तबेले में अच्छे से बांध के रखना और उन्हें अच्छे से साफ करके देना। बट तुम्हें साफ करना तो आता है ना? छोटू टकलू ने ये सुनते ही उसका एकदम स्वैग में गुरूर में जवाब दिया, अगर चाहूं तो मैं साफ कर सकता हूँ। ए बच्चे, जबान लड़ाता है? तुम एक नाइट से बात कर रहे हो, समझता नहीं है कैसे एक नाइट से बात करते हैं? तुम और नाइट, तुम नाइट तो नहीं लगते। क्या मतलब नहीं लगता? तुम्हें क्या सभी नाइट एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, वैसे सभी नाइट एक जैसे नहीं दिखते, बट वो तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तुम्हारी तलवार तुम्हारे कमर पर एक रस्सी से क्यों टंगी हुई है? ऐसा कौन सा नाइट होता है? ए बच्चे, बहुत हो गया, हाँ? चुपचाप मेरे घोड़े को साफ करके रखना, मैं खाना खा के आया। ऐसा कह के डंकन मस्त इन में जाता है और वहां पर बियर के साथ में रोस्टेड लैम्ब और डक खाने लगा। मस्त ये सभी चीजें वो दबा ही रहा था कि तभी इतने में वहां पर इन में बैठा हुआ एक टल्ली बंदा जोर से चिल्लाया, यू, तू मुझसे दूर रहे, तू मेरे ड्रीम में आया था। मैं तो एक लड़की के तलाश में इस इन में आया था, बट यहाँ पे कोई साथी नहीं, मेरे दिमाग का हाथी हो रहा है। और उसे डंक एकदम शॉक्ड नजर में देखते ही रह गया। जैसे ही अपना खाना पीना खत्म हुआ तो डंक इनके लेडी को थोड़े पैसे देकर वहां से बाहर आता है और वो तबेले में पहुंचा और वहां पर उसने देखा जैसे ही इस छोटू टकलू को डंक ने अपने वॉर हॉर्स थंडर पे बैठा हुआ देखा तो वो वहीं पर हंस हंस के पागल हो गया। 1 मिनट तक हंसने के बाद डंक ने अपने आप को कैसे तो संभाला और उसने उस छोटू को सुना दिया, अबे बच्चे, तुम्हें पता है वो वॉर हॉर्स है, वॉर हॉर्स, समझा? इट्स नॉट अ पोनी फॉर अ किड। वो छोटे बच्चों का छोटा घोड़ा नहीं है। मेरे घोड़ों को तो तुमने साफ किया हुआ दिख रहा है, बट मेरे तीनों घोड़ों को तुमने अच्छे से खाना खिलाया कि नहीं? वो सभी मुझे अच्छे कंडीशन में चाहिए। मुझे एशफोर्ड जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आई होप इन तीनों घोड़ों को तुमने अच्छे से ट्रीट किया। डंक ने जो भी पूछा उन सभी चीजों को छोटू टकलू ने हाँ कहा, बट जैसे ही डंक ने एशफोर्ड का नाम लिया तभी उस छोटू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, एशफोर्ड, तुम एशफोर्ड जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो ना। तुम एक नाइट हो और सभी नाइट्स को स्क्वायर्स की जरूरत होती है, एंड तुम्हारी हालत देख के तो मुझे सही में लगता है कि तुम्हें डेफिनेटली स्क्वायर लगेगा। तो सर, क्या आप मुझे आपका स्क्वायर बनाओगे? मुझे भी ले चलो एशफोर्ड, आई विल बी योर स्क्वायर। ओए चुप, मुझे नहीं चाहिए स्क्वायर, मैं अकेला चला जाऊंगा, और तुम ज्यादा बोलोगे ना तो कान के नीचे एक चमाट दे दूंगा। बहुत ही ज्यादा बोलते हो तुम। मैं एशफोर्ड जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा। जैसे ही डंक ने उस छोटू टकलू को ठुकरा दिया तो छोटू एकदम सैड हो गया, बट डंक ने उसके तरफ एक कॉइन फेंका और वो अपने तीनों घोड़ों को लेके वहां से निकल गया। कुछ घंटों के राइड के बाद में डंक पहुंचता है एशफोर्ड मीडो कैसल से थोड़े से दूर वाले टूर्नी ग्राउंड्स पर, जहां पर होगी एशफोर्ड मीडो की टूर्नामेंट। हाउस एशफोर्ड के कैसल के थोड़ा सा बाहर वाले इस एरिया में सभी लोग अभी एक एक करके पहुंचने लगे थे और वहां पर सभी जाबाज अलग अलग योद्धाओं ने, सभी नाइट्स ने अपने पैवेलियंस यानी कि अपने अपने हाउसेस के बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए थे। इसी के साथ अभी टूर्नामेंट होने वाली है तो ऑफ कोर्स कई सारे अलग अलग मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए कुछ ना कुछ धंधा करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो कई सारे बिजनेस वेंडर्स ने अपने अपने अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस यहाँ वहां पर लगा दिए थे।
सब जगह पर चहल पहल शुरू थी और वो सभी चीजें डंक अच्छे से दूर से देखता है और उसे मनी मन वहां पर लगता है कि वो वेस्टरोस के फेमस नाइट्स के खिलाफ बैटल्स लड़ेगा। बट इसी में उसे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील होता है क्योंकि बाकी जो भी फेमस नाइट्स है उनके अलग अलग पैवेलियंस है, बड़े बड़े टेंट्स है, बट डंक एक हेज नाइट होने की वजह से काफी गरीब है और उसके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे थे जो कि सर आर्लान के मरने के बाद ही उसके पास आए हुए थे। तो उतने कम पैसे होने की वजह से डंक कुछ अपना खुद का पैवेलियन खरीद तो नहीं सकता था एंड इसीलिए डंक डिसाइड करता है कि वो टूर्नामेंट वाले एरिया से थोड़ा सा बाहर कहीं पर तो अपना टेंट बनाएगा, अपना पैवेलियन खड़ा करेगा एंड यही सोचकर वो थोड़ा सा दूर टूर्नामेंट ग्राउंड से चला जाता है एंड उसे इवेंचुअली एक कॉकलस्वेट नदी के छोटे वाटर स्ट्रीम के नजदीक एक मस्त अच्छा प्यारा स्पॉट मिला जहां पर उसने अपना अच्छे से बसेरा कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह एशफोर्ड कैसल के बाहर टूर्नी ग्राउंड्स वाले एरिया में डंक चला जाता है ताकि वो टूर्नामेंट में ऑफिशियली एनरोल कर सके। जैसे जैसे वो जा रहा था वैसे उसे ऑन द वे बीच में एक पपेट शो भी दिखा एंड यहाँ पर डंक का ध्यान पपेट्स पर कम उल्टा उन पपेट्स को चलाने वाले खूबसूरत पपेटियर पे ही ज्यादा था। डंक का मन तो करता है कि इस खूबसूरत पपेटियर को कुछ कॉइन्स फेंक के मदद वो करे, बट उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो वहां से निकल गया। इवेंचुअली डंक पहुंचता है एक छोटे से शॉप में ताकि वो एक आर्मर को खरीद सके एंड इस शॉप का शॉप ओनर है स्टीली पेट। डंक कहता है कि वो एक नाइट है और उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छा आर्मर चाहिए। तो स्टीली पेट ने वहां पर डंक की मेजरमेंट्स वगैरह ली ताकि वो एकदम अच्छे से कस्टम मेड डंक को एक अच्छा आर्मर बना सके। जैसे ही मेजरमेंट्स वगैरह होती है तो स्टीली पेट ने उसके आर्मर की कॉस्ट डंक को बता दी 800 कॉइन्स। जैसे ही डंक ने ये प्राइस सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। फिर भी कैसे तो करके डंक ने स्टीली पेट के साथ में थोड़ी सी नेगोशिएशंस की और उसने 2 महंगे सिल्वर कॉइन्स दिए और कहा कि वो बाकी के पैसे वो कल दे देगा। तो पपेट शो और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के कामों में डंक का काफी समय यहाँ वहां पर चला गया और उसे इसी में भूख लग गई। तो इसीलिए वो टूर्नामेंट में एनरोल बिना करे सीधा वापस से अपने स्पॉट पर वापस आता है ताकि वो कुछ थोड़ा बहुत खा सके। बट जैसे ही डंक अपने अड्डे पर वापस आया तो ही वो शॉक्ड क्योंकि उसके तीनों घोड़े गायब थे। डंक घबरा के यहाँ वहां पर अपने तीनों घोड़ों को ढूंढने लगा एंड यही कुछ 100 मीटर आगे जाने के बाद में उसे दिखा वही छोटू टकलू जिसके साइड में तीनों डंक के घोड़े अच्छे से बंधे हुए थे एंड ये छोटू टकलू वहां पर मस्त बैठ के एक फिश को कुक कर रहा था। ये सब देख के डंक को काफी गुस्सा आया। ओए ये क्या कर रहे हो तुम, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों आ गए। यहाँ पर छोटे ने सीधा बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे जाने कहोगे तो मुझे किंग्स लैंडिंग जाना पड़ेगा, तुम लेके चलोगे मुझे किंग्स लैंडिंग। जैसे ही डंकन ने किंग्स लैंडिंग ये शब्द सुने तो उसकी बचपन की अचानक से यादें ताजा हो गई क्योंकि एक्चुअली डंकन किंग्स लैंडिंग से ही है। हमें पता चलता है कि डंकन असल में कहीं पर किंग्स लैंडिंग के गलियों में बला पड़ा था और वो एक असल में अनाथ बच्चा था। उसे बचपन से ही नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है। ऐसा ही समझो कि डंकन एक बेचारा लावारिस बच्चा था एंड इवेंचुअली यही कुछ 10 साल का जब डंकन था तभी सर आर्लान ऑफ पेनिट्री की डंकन पर नजर गई एंड उन्होंने डंकन को सहारा दिया और अपना स्क्वायर उसको बना दिया एंड उसी के बाद में डंकन एक हेज नाइट का स्क्वायर बन के जिंदगी बिताने लगा। तो जैसे ही डंक की अपनी खुद की पुरानी यादें ताजा हो गई तो उसे मनी मन यही लगा कि ये छोटा बच्चा भी बेचारा है जो कि किंग्स लैंडिंग के गलियों का कोई अनाथ बच्चा है और वो उस इन में तबेले में वगैरह काम करता होगा। एंड यही सोचकर डंकन का इस छोटू टकलू को लेके बर्ताव थोड़ा चेंज हुआ एंड यहाँ पर डंकन और उस छोटू के बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ एंड इसी में इवेंचुअली छोटू टकलू ने फाइनली डंक को उसका नाम पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम है डंक। सर डंक, ये कैसा नाम हुआ। अरे बुद्धू, मेरा नाम डंकन है जिसका शॉर्ट हुआ डंक। बट एक नाइट का नाम सिर्फ डंक नहीं होना चाहिए सर, डंक थोड़ा सा अजीब लगता है, तुम आगे कुछ तो लगा दो। उस छोटू टकलू की ये बात डंकन को भी सही लगी एंड यही सोचकर कुछ ही टाइम के बाद में डंकन कहता है मैं हूं सर डंकन द टॉल। छोटू टकलू ये सुन के एकदम स्माइल करता है क्योंकि उसे भी ये नाम काफी पसंद आया एंड इसी में सर डंकन द टॉल उसे पूछता है छोटे
तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, माय नेम इज एग। तो एग, तुम बड़े नटखट लगते हो मुझे। तुमने मेरे घोड़ों को चुराकर जो काम किया है ना, उसके लिए तुम्हें सही में मार कर यहां से भगाना चाहिए। बट वो क्या है, मुझे भी एक स्क्वायर तो वैसे चाहिए। तुम्हारा ये फिश तो काफी अच्छा बन रहा है, लगता है तुम्हें खाना बनाना आता है। तो अगर तुम्हें मेरा स्क्वायर बनना है तो तुम्हें ऐसा मेरा खाना बनाना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, और अच्छे से मेरे तीनों घोड़ों को धोना पड़ेगा और उन्हें अच्छे से संभालना पड़ेगा। अगर तुमने ये सभी चीजें अच्छे की, मेरे लिए तुमने इस एशफोर्ड के टूर्नामेंट में अच्छे से स्क्वायर किया, तो ही मैं सोचूंगा कि आगे तुम्हें स्क्वायर करना है या नहीं। अभी के लिए तुम सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए मेरे स्क्वायर हो, ठीक है? यस माय लॉर्ड, मुझे मंजूर है। लॉर्ड? एग, मुझे सर कहो। आई एम अ हेज नाइट, कॉल मी सर, मैं कोई लॉर्ड नहीं। यस सर, डंकन द टॉल। दोनों डंकन एग वहां पर उस छोटे से स्पॉट पर अच्छे से अपना बोरिया बिस्तर लगाते हैं और मस्त में लेटते हैं। और लेटकर वो दोनों भी जैसे ही आसमान में देख रहे थे, तभी आसमान में उन दोनों को एक टूटता हुआ तारा दिख गया। जैसे ही वो हुआ तो डंक मनी मन सोचता है कि जब भी हमें टूटता तारा दिखे तब जिंदगी में लक आता है। ऐसा सोचकर डंक एग को देखता है जो कि वहां पर उसके साइड में ही सो रहा था, एंड वो भी वहां पर सो जाता है, यही सोच के कि आगे का जो भी समय आएगा वो सर डंकन द टॉल के लिए लकी होगा। अगले दिन सुबह सुबह डंक एग को अच्छे से कैंप सेटअप करने के लिए काम देता है, और वो देकर वो सीधा निकला टूर्नी ग्राउंड्स के हाउस एशफोर्ड के कैसल में, ताकि वो फाइनली अपना नाम एशफोर्ड मीडो के टूर्नामेंट में एनरोल कर सके। थोड़े टाइम के बाद में ही वो हाउस एशफोर्ड के कैसल में पहुंचा, और वहां पर हाउस एशफोर्ड के इस पूरे टूर्नामेंट का टूर्नामेंट डायरेक्टर था प्लमर द स्टुअर्ड। ये प्लमर एकदम गरीब से दिखने वाले डंक को देखकर कहता है, तुम नाइट हो? ये टूर्नामेंट सिर्फ नाइट्स के लिए है, पता है ना? यस प्लमर जी, आई एम सर डंकन द टॉल। मुझे सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने नाइट बनाया था। ये उन्हीं की स्वॉर्ड एंड शील्ड है। वो इसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे, बट रास्ते में आते आते ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो सातों भगवानों को प्यारे हो गए। तो अभी उनके बिहाफ में मैं लड़ूंगा। ये सर आर्लान वगैरह जो भी है, उनकी तलवार वगैरह ठीक है, बट तुम नाइट हो, तुम्हें नाइट बनाया गया है, इसका प्रूफ कहां? तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा विटनेस है जो गवाही देगा कि तुम सही में नाइट हो, तो ही मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने दूंगा। ये सुन के थोड़ा सा डंकन हैरान रह गया कि अभी क्या करे। थोड़ा सा वो हाउस एशफोर्ड के कैसल के बालकनी में से टूर्नी ग्राउंड की तरफ देखता है, एंड उसे दिख गया हाउस डोंडारियन का पैवेलियन। जैसे ही वो दिखा तो डंक के दिमाग की घंटी बजी, और उसने वहां पर प्लमर को सीधा बता दिया कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने डोंडारियंस के यहाँ पर काम किया था, और अगर मैं उनकी तलवार और उनकी शील्ड वहां के उस लॉर्ड डोंडारियन को दिखा दूंगा तो वो पहचान लेंगे, एंड वो उसकी तरफदारी जरूर करेंगे, वो उसके लिए विटनेस जरूर बनेंगे। तो ये सब जैसे ही प्लमर ने सुना तो वो कहता है, अच्छा तो जाओ ना, कल मैं तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवा दूंगा, बट तुम्हें लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन के साथ में आना होगा। वो तुम्हारे लिए वाउच करेंगे, तभी मैं तुम्हें नाइट बोलूंगा और तुम्हें इस टूर्नामेंट में एनरोल करूंगा। और सर डंकन, रूल्स तो पता है ना तुम्हें क्या है टूर्नामेंट्स के? कपड़े, गहने, तलवार, आर्मर और घोड़े, सब कुछ मैचेस में दाव पे लगाना पड़ता है। हारोगे तो सब गवा दोगे, नंगा होना है क्या? और हाँ, अगर तुम कुछ दाव पे लगा नहीं सकते तो ढेर सारी रैंसम देनी पड़ेगी। जिस लॉर्ड से हारोगे उस लॉर्ड के लिए काम करना पड़ेगा। कर पाओगे? अभी डंक को यह पता तो था कि टूर्नामेंट बस ऐसी ही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ दाव पर लगाना होता है, बट जिस तरीके से प्लमर ने उसे बताया तो डंक थोड़ा सा डर गया, एंड वहां से वो बाहर निकला। जैसे ही वो हाउस एशफोर्ड के कैसल के थोड़ा सा बाहर आया, तभी वहां पर होती है एकदम स्वैग वाली एंट्री हाउस टारगेरियन की। दो मैसिव किंग्सगार्ड वहां पर आए, एंड उसके पीछे से एक रेड एंड येलो शाइनिंग आर्मर में एक अलग ही चौड़ में दिखने वाला लौंडा भी वहां पर आ गया। जैसे ही डंकन के सामने वो लड़का आया तो उसने डंकन को देख के कहा,
ओए लंबे स्टेबल बॉय, मेरे घोड़े डर्टी हुए हैं, चल चमका इसको चकाचक। मैं स्टेबल बॉय नहीं हूं सर, मैं तो नाइट हूं। कैसे कैसे चोमू दिखने वाले लोग आजकल नाइट बनते हैं। इतने में हाउस एशफोर्ड का जो एक्चुअल स्टेबल बॉय है वो वहां पर आता है और डंकन को वहां से भगा देता है एंड उस टारगेरियन प्रिंस के घोड़े लेकर सीधा स्टेबल में चला गया। डंकन आगे जैसे जैसे चलने लगता है तो थोड़ा दूर से ही वो किंग्सगार्ड के दो जबरदस्त नाइट्स को देखता है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो, मैं सर डंकन द टॉल। मैं भी नाइट हूँ। मैं भी टूर्नामेंट में मतलब फाइट करने वाला हूँ। आप भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो क्या? नहीं नहीं सर डंकन, आपको मिलके अच्छा लगा। मैं हूं सर रोलैंड क्रैकहॉल और यह है मेरा दोस्त सर डोनेल ऑफ डस्कंडल। हम टूर्नामेंट में चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वैसे हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हाउस टारगेरियन के 3 प्रिंस जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम पर उन प्रिंस को संभालने की जिम्मेदारी है, तो हम तो बस उनके सेफ्टी के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। फिर सर डोनेल भी कहता है, सही कहा रोनेल, ऑल वी डू इट्स प्रोटेक्ट द टारगेरियंस। हमने टारगेरियन प्रिंस की रक्षा करने की जो कसम खाई है तो हम तो बस वही करेंगे और बाकी क्या है, टूर्नामेंट के मजे लेंगे। जैसे ही डंक को तसल्ली मिली कि ये दोनों किंग्सगार्ड के तगड़े नाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो मनी मन काफी खुश हुआ। ही थैंक्ड ऑल द 7 गॉड्स, क्योंकि गलती से अगर डंकन का इनके खिलाफ मुकाबला होता तो डंकन नोज वो तो पूरा नंगा होना ही है, उसके सभी घोड़े और कपड़े वगैरह वो गवा देता। किंग्सगार्ड के साथ में बातें करके डंकन वापस से मार्केट में जाता है और वहां पर एक बंदे के साथ में थोड़े नेगोशिएट करके वो अपना स्विचफुट घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो गया, जिसके बदले में डंकन को 750 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे और यही 750 सिल्वर कॉइन्स वो आगे स्टीली पेट को देकर अपना आर्मर खरीदेगा। ऐसा उसका अच्छे से प्लान हो गया। हाउस टारगेरियन के प्रिंस से मिलना, किंग्सगार्ड से मिलना और 750 सिल्वर कॉइन्स मिलना, ये सब होने के कारण डंक एकदम खुश हो गया एंड वो निकला अपने अड्डे पर। बट जाते जाते वो बीच में पपेट शो को देखने के लिए जरूर रुका, क्योंकि उसे उस पपेट शो को नहीं बट उस पपेटियर हसीना को जो देखना था। डंकन मस्त उस पपेट शो में आता है और दूर से ही हसीना को घूरने लगता है और उस हसीना के साथ में आंख मिचोली खेलने लग गया। जैसे ही शो खत्म हुआ तो इस बार डंकन ने उस पपेटियर को कुछ कॉइन्स दिए, बट अपना डंकन इस पे ही कहाँ रुकेगा। शो के बाद में डंकन सीधा उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, अच्छा शो था आपका ये, आप अच्छे पपेटियर हो वैसे। वो पपेटियर भी डंक के मन में क्या है वो समझ गई थी एंड इसी में डंकन ने आगे कहा, तो तुम पीती हो क्या? आई मीन पानी तो पीती होगी। मैं पूछ रहा था तुम एल पीती हो, वाइन पीती हो? चलोगी मेरे साथ वाइन पीने? ये सुन के भी वो लड़की कुछ बोलती नहीं है तो डंक कहता है, ओके आई थिंक तुम पीती नहीं हो, तो तुम खाती तो होगी ही, तो चलो हम सॉसेज पोर्क खाने चलते हैं, चलोगी मेरे साथ? इस बार फाइनली वो लड़की हंस के कहती है, थैंक यू माय लॉर्ड फॉर द ऑफर। आपने सही फरमाया, मैं पीती तो नहीं हूँ बट मैं खाती हूँ। मुझे पोर्क सॉसेज अच्छे भी लगते हैं बट इस बार नहीं। मुझे अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है, मुझे इसके बाद में और 2 शोज करने हैं, तो आप समझ जाइए। ये सुनकर डंकन बेचारा सैड हुआ एंड वापस से वो अपने अड्डे पर जाने लगा। जैसे जैसे वो उस अड्डे पर जा रहा था तभी जाते जाते उसे दिखा कि 2 नाइट्स एकदम जोरों शोरों से अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, फाइटिंग वगैरह कर रहे थे, ताकि वो अगले दिन होने वाले टूर्नामेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। इस फाइट को डंक दूर से ही देखता है एंड इस छोटे से प्रैक्टिस फाइट में एक नाइट दूसरे को बुरी तरीके से पटक पटक पर पीट रहा था। इवेंचुअली एक बार तो एक बड़ा नाइट उस छोटे नाइट को जोर से किक करके उसे डिस्ट्रॉय करता है एंड एक फाइनल ब्लो मार के जोर से चिल्लाया, ये ले चोमू, हियर्स एन एप्पल दैट इज नॉट राइप येट। ये ऐसा सेब है जो अब तक पका ही नहीं है। ऐसा कह के वो नाइट वहां से निकलता है और देखता है कि डंकन उसे घूर रहा था, तो वो नाइट डंक को देख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कैसा लगा मेरा फाइट? मैं हूं सर स्टेफन फॉसवे ऑफ हाउस फॉसवे, द बिग एप्पल,
और ये गिरा हुआ चोमू है मेरा कजिन भाई, जो अब तक पका नहीं है। ही इज नॉट राइप येट, वो अभी भी कच्चा खिलाड़ी है, तो ऐसा ही मुझसे पिटते रहता है। आओ यार, तुम भी थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तुम्हें भी थोड़ा सा धोता हूं मैं। जैसे ही ये सब चीजें वो जो भी स्टेफन फॉसोवे है वो डंकन को कहता है, तभी वहां पर जो हारा हुआ नीचे गिरा हुआ उसका कजिन भाई था, वो उठकर खड़ा होकर कहता है, सर आप प्रैक्टिस सेशन को हाँ कह दीजिए, आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लगते हो, आप है ना मेरे इस कमीने भाई को पीट ही देना। मैं अब तक कच्चा एप्पल हूं, मैं पका हुआ एप्पल नहीं, बट इस मेरे कमीने भाई की तरह सड़ा हुआ एप्पल तो नहीं हूं। अबे कच्चे खिलाड़ी, चुप बैठ बे, चल। डंग समझा कि वो हाउस फॉसोवे के दो कजिन्स के लड़ाई के बीच में फंस गया है एंड उसे इस समय पर तो कोई भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी, एंड इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। मगर जैसे ही डंक उन दोनों को मना करके थोड़ा सा आगे चला जाता है, तभी इतने में पीछे से वो जो दूसरा नीचे गिरा हुआ जो भी वो कच्चा खिलाड़ी, कच्चा सेब जो था, वो डंक को रोककर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सर सर रुकिए रुकिए, मैं हूं रेमन फॉसोवे और वो था मेरा कजिन भाई स्टेफन फॉसोवे। मुझे ऐसे ही वो तंग करता है। मैं उसके लिए एक स्क्वायर बन के यहाँ पर आया हूँ, बट एक स्क्वायर को ट्रेन करने के अलावा वो हमेशा मुझे मारता है, पीटता है और मुझे इंसल्ट करता है। आई हेट हिम, बट क्या करे, मुझे उसको स्क्वायर करना ही पड़ता है। आप कौन हो? मैं हूँ सर डंकन द टॉल, मैं भी कल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। Oh, nice to meet you, Sir Duncan. May the warrior be upon you. Best wishes. तो यहाँ पर ये जो भी रेमन फॉसोवे है उसकी डंग से मुलाकात होती है एंड डंग थोड़ा सा आगे चला जाता है एंड इवेंचुअली वो मिलता है स्टीली पेट को, जिसे वो 750 कॉइन्स दे देता है ताकि स्टीली पेट अच्छे से एकदम कस्टम मेड चेन मेल बना सके। इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद में डंकन पहुंचता है अपने अड्डे पर, जहां पर वो देखता है एग को। उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है एंड दोनों का दिन वहां पर खत्म हो गया। अगले ही दिन सुबह सुबह हाउस डोंडारियन के पैवेलियन में डंकन जाके मिलता है लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन से और उन्हें जाकर वो कहता है कि उसे सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने नाइट बनाया और सर आर्लान ने हाउस डोंडारियन के लिए काफी काम किया था। ये कह के डंकन लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन को सर आर्लान ऑफ पेनिट्री का सॉर्ड एंड शील्ड दिखाता है और कहता है कि यही उसके पास प्रूफ है उसके नाइट होने का। बट जैसे ही लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन ये सब सुनते हैं तो वो डंकन को सीधा मना करते हैं उसके लिए वाउच करने से, क्योंकि उन्हें सही में नहीं लगता कि डंकन कोई नाइट होगा। वो सीधा कह देते हैं कि उन्हें कोई भी सर आर्लन ऑफ पेनिट्री वगैरह याद नहीं, क्योंकि उनके हाउस में 100 से भी ज्यादा हेज नाइट्स काम करते रहते हैं, तो उन्हें कैसे याद होगा कि कौन सा हेज नाइट कौन है और कौन से हेज नाइट ने किसके स्क्वायर को नाइट बनाया है। तो लॉर्ड मैनफ्रेड के मुताबिक वो ऐसे ही डंकन एक नाइट है ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज ये झूठ भी हो सकता है। एंड ये सुन के ऑफ कोर्स डंकन को काफी दुख हुआ और वो वहां से सीधा निकल कर जाता है मास्टर प्लमर के पास में और वहां पर प्लमर को ये सब कुछ वो बताता है एंड कहता है कि वो सही में एक नाइट है एंड उसे कुछ भी करके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दो। बट प्लमर उसकी एक नहीं सुनता एंड इवेंचुअली उसे वो बताता है, मैं तुम्हें टूर्नामेंट में ऐसे ही शामिल करने नहीं दे सकता। तुम नाइट हो या नहीं इसके बारे में मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ लेके जाओ लॉर्ड एशफोर्ड से जाके मिलो। मेरा दिमाग यहां पर अभी मत खाओ, मुझे बहुत काम है। चलो निकलो, बड़ा आया नाइट, चलो भग। जैसे प्लमर ने कहा वैसे डंग कैसल एशफोर्ड के उस बड़े हॉल में जाने लगता है ताकि उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। जैसे ही डंकन कैसल एशफोर्ड के उस बड़े हॉल के थोड़ा सा बाहर जाता ही है तो वहां पर उसे अंदर कुछ लोग दिखाई दिए। एक कोई बड़ा सा डैशिंग हैंडसम बंदा ग्रीन क्लोथिंग में था, फिर और एक थोड़े से बुढ़े से दिखने वाले कोई लॉर्ड थे और एक एकदम व्हाइट दाढ़ी में एक कोई तो बंदा था और ऐसे इन तीनों में वहां पर बात शुरू थी। बात क्या, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट ही शुरू थी। एंड इवेंचुअली व्हाइट दाढ़ी वाले बंदे को दिखाई दिया कि डंकन दूर से उन तीनों की बातें सुन रहा है। वो जोर से चिल्ला उठा, ओए कौन हो तुम? माय लॉर्ड, मैं डंकन,
मैं सर डंकन, मैं टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करने आया हूँ। बट लॉर्ड एशफोर्ड का वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, वो प्लमर मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा। वो कहता है कि मैं नाइट हूँ, इसका उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो वो मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। असल में वो क्या है कि मुझे वो सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने नाइट बनाया था। मेरे पास एक्चुअली सर आर्लान की स्वॉर्ड, उनकी शील्ड वगैरह सब कुछ है। वहां पर दूसरा एक लॉर्ड चिल्लाया, अबे स्वॉर्ड एंड शील्ड है तो क्या हुआ? हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने उस सर आर्लान ऑफ पेनिट्री को मारकर उनसे चुराया नहीं? इतने में कैसल एशफोर्ड के हाउस एशफोर्ड के मेन चेयर पर बैठा हुआ डैशिंग बंदा वहां कहता है, अगर तुम उस सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को सही में जानते हो तो उन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ उनके बारे में कहानियां जरूर बताई होगी। मुझे याद है कि यही कुछ 16 साल पहले उस सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट में लॉर्ड स्टोकवर्थ, बास्टर्ड ऑफ हैरेनहेल और इवन साक्षात ग्रे लायन ऑफ लैनिस्टर्स को भी हरा दिया था। मुझे अभी भी वो टूर्नामेंट याद है। उन्होंने सबका दिल जीता था। तुम क्या बता सकते हो ग्रे लायन का जो नाइट है उसका असली नाम क्या है? डंकन को समझ गया कि यहां पर उसके एग्जाम का ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यही प्रूफ कर सकता है कि वो एक नाइट है या नहीं। तो डंकन ने थोड़ा सा समय लिया, कुछ टाइम सोचा एंड उसने कहा, मुझे याद आया, इट वॉज सर डेमन लैनिस्टर, लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक हिमसेल्फ। सर आर्लन ने मुझे उनकी बहुत कहानियां बताई है। वो एक हेज नाइट होने के बावजूद उन्होंने साक्षात ग्रे लायन सर डेमन लैनिस्टर को हराया था। माय लॉर्ड्स, वो बहुत ही फेमस फाइट्स थे एंड सर आर्लन को उस फाइट का अपने आप पर बहुत गर्व था। बट इतना ही नहीं, मेरे सर आर्लन ने इवन प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन के खिलाफ उस टूर्नामेंट में 7 बार लैंस को तोड़ा था। ऐसा कहते ही दरबार में सभी हंसने लगे और जैसे जैसे सब हंसने लगे तभी डंक के पांव तले जमीन खिसक गई और उसके दिमाग में घंटी बजी एंड वो सोचता है, सर आर्लन सही कहते थे, मैं हूं डंक द लंक, थिक एज अ कैसल वॉल। डंक को समझ गया था कि वो किसके आगे है। वो जिससे बात कर रहा है, इट वॉज हैंड ऑफ द किंग, प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन हिमसेल्फ, बेलॉर द ब्रेक्सपियर टारगेरियन। और उसके साइड में व्हाइट दाढ़ी में जो है, इट्स हिज ब्रदर मेकार टारगेरियन। एंड वो जो भी बुढ़े लॉर्ड वहां पे है, इट इज लॉर्ड एशफोर्ड हिमसेल्फ। डंक को ये जैसे ही समझा तो डंक ने उसके क्विकली घुटने टिकाकर सभी के सामने दरबार में उन तीनों से गलतफहमी के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाया था कि वो तीनों है कौन। जैसे ही डंक ने एकदम अदब से माफी मांगी तो बेलॉर अपने चेयर से खड़े होकर एकदम स्माइल करते हैं और उन्होंने डंक को कहा, कोई बात नहीं सर, नो हार्म वॉज डन। बट सर, आपके सर आर्लन ने मेरे खिलाफ 7 नहीं 4 ही लैंसेस तोड़ी थी। सही में नाइट्स हम सच्चे होते जरूर है, बट थोड़ा बहुत यहां वहां पर मिर्च मसाला लगाकर कहानियां जरूर बताते हैं। तुम जो भी हो सर, तुम मुझे सच्चे आदमी लगते हो। तुम्हें अगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो मैं तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बट टूर्नामेंट में लेना है या नहीं, इसका अधिकार तो सिर्फ लॉर्ड एशफोर्ड का है। जैसे ही यहां पर बेलॉर टारगेरियन ने कह दिया कि उसे ये डंकन सच्चा आदमी लगता है और उसे वो सर डंकन एक नाइट लगता है, तो लॉर्ड एशफोर्ड ऑफ कोर्स बेलॉर के खिलाफ क्या ही जाएंगे। वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड ने डंकन को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी और सीधा प्लमर को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया एंड उसे भी बता दिया कि इस डंकन को, इस सर डंकन द टॉल को टूर्नामेंट में ऐड किया जाए। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो ग्रम्पी मेकार टारगेरियन चिल्लाया, अरे यार बस हो गया ये सब नौटंकी, चलो तुम निकलो यहां से अभी।
अरे भाई थोड़ा ठंडा हो जाओ, हमेशा गुस्से में रहते हो तुम। सर डंकन, वो क्या है कि मेरे भाई के ना 2 बेटे काफी टाइम से गायब हुए हैं। यहीं पर एशफोर्ड मीडो आते आते वो रास्ता भटक गए, कहीं ना कहीं वो जरूर होंगे, हम उनको ढूंढ लेंगे। बट मेरा भाई हमेशा ऐसे ही रहता है, एंड उसके अभी बेटे नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा अपसेट है, एंग्री है, तो उसे माफ कर दीजिए, उसकी इतना मत सुनो, आप चले जाइए। आपको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन मुबारक हो। जैसे ही बेलोर ने डंकन को ये सब कहा और डंकन दरबार से निकलने ही वाला था कि तभी बेलोर ने वापस से डंक को दूर से कहा, सर डंकन, और एक चीज, आपके पास जो शील्ड है उस पर सर आर्लन ऑफ पेनेट्री का विंग चैलिस का मैंने सिजिल नोटिस किया। आपको मैं बता दूं कि आप दूसरे नाइट का सिजिल यूज नहीं कर सकते। आप आपका खुद का एक सिजिल बना लीजिए एंड फिर ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। डंकन ने दूर से ही हाँ कहा और वो दरबार से निकल गया। अभी डंकन वापस से चला अपने अड्डे पर, बट जाते जाते वो अगेन रुकता है पपेट शो देखने के लिए, या कहूँ उस हसीना को देखने के लिए। एंड लकीली वहीं पर एग भी आया था वो शो देखने के लिए, और दोनों डंक एंड एग की मुलाकात हो गई। जैसे ही शो खत्म होता है तो डंक एंड एग दोनों भी उस खूबसूरत हसीना से मिलते हैं, और एग कहता है, मैंने लास्ट ईयर भी किंग्स लैंडिंग में एक शो देखा था पपेट का, बट उनका काम तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। क्या तुमने वो सारे पपेट्स बनाए थे? कितना खूबसूरत तरीके से तुम वो पपेट्स को इस्तेमाल करती हो। एक्चुअली मैंने ये सब नहीं बनाए, पपेट्स को बनाने का काम मेरे अंकल करते हैं, बट मैं इन पपेट्स को अलग अलग कलर से अच्छे से पेंट करती हूँ, वही मेरा पपेट बनाने का कंट्रीब्यूशन है। जैसे ही डंक ने ये सुना तो वहां पर उसने क्विकली चांस पर डांस मारते हुए कहा, ओ तो आप कलर करते हो, तो आप क्या मेरे शील्ड को भी कलर करोगे? क्या है कि मैं एक नाइट हूं और मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूं ना, तो उसके लिए मुझे अपने शील्ड पर एक अलग सिजिल चाहिए। तो अभी कौन सा सिजिल बनाऊं वो मुझे समझ नहीं रहा है, बट अगर आप मुझे एक सिजिल बनाकर दोगे तो अच्छा रहेगा। इसी में एक एकदम चिल्लाकर कहा, एल्म ट्री, एल्म ट्री। जैसे हम वहां पर रुके हुए अपने पूल के साइड में एक बड़ा एल्म ट्री है ना, वैसे एक एल्म ट्री बना दो। डंक आगे कहता है, यस यस, सही कहा एग, आप एक एल्म ट्री बना दो और एक एक टूटता तारा दिखा दो विद द प्रॉपर सनसेट वाली फीलिंग, जिससे वो पूरा अच्छा दिखे। ठीक है। डंक एंड एग की ये डिमांड्स वो लड़की एक्सेप्ट करती है, एंड इसी में फाइनली डंक अपने आप को उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है। आई एम कॉल्ड सर डंकन द टॉल। इट्स नाइस टू मीट यू सर डंकन, आई एम टैंसिल। मुझे भी कई सारे लोग टॉल कहते हैं, दे कॉल मी टैंसिल टू टॉल। ये डंकन और टैंसिल की फ्लर्टिंग देखकर छोटू एग एकदम नीचे स्माइल करता है। कुछ ही टाइम के बाद में डंक एंड एग आते हैं टूर्नी ग्राउंड्स पर, और ये था टूर्नामेंट का पहला दिन। यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है, और उनके बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि टूर्नामेंट के रूल्स क्या है। तो ये टूर्नामेंट रखी गई थी लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी के 13th नेम डे के लिए। लॉर्ड एशफोर्ड ने 5 जाबाज नाइट्स को उनके बेटी का चैंपियन बनाया हुआ था, और जो भी चैलेंजर्स है उनको उन 5 नाइट्स को हराना है। और सभी जाउस्टिंग मैचेस होने के बाद में जो भी 5 फाइनल विनर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि क्या लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी को वो फेयर मेड का किताब देंगे, और क्या उसके सर पर वो क्राउन ऑफ लव एंड ब्यूटी को रखेंगे। इसी बीच में एक यहाँ पर ताना मारकर कहता है, सर डंकन, मुझे तो पक्का यकीन है कि अगर तुमने ये टूर्नामेंट जीत ली ना, तो तुम लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी को नहीं, बट तुम उस पपेट गर्ल टैंसल को जाके क्राउन ऑफ लव एंड ब्यूटी दोगे, है कि नहीं? ओए चुप, ज्यादा अगर बात की ना तो तुम्हारे कान के नीचे चमाट दूंगा। यहाँ पर यह फनी इंसिडेंट होता है, और डंक एंड एग दोनों भी टूर्नामेंट देखने लग गए। एग तो एकदम छोटे होने की वजह से डंक ने उसे अपने कंधे पर उठा कर लिया था, और दोनों एकदम अच्छे से टूर्नी देखने लग गए। वहां पर जैसे जैसे टूर्नी शुरू थी तो पता नहीं कैसे एग को सभी बड़े छोटे नाइट्स के नाम अच्छे से पता थे, और वो सभी नाइट्स के नाम डंक को एक एक करके बताने लगा। वो देखो सर डंकन, दैट इज सर लियो टायरेल। ये ब्लैक आर्मर में जो है वो है वलार टारगेरियन, वो प्रिंस बेलोर टारगेरियन का बड़ा बेटा है।
ऐसे और कई सारे अलग अलग नाइट्स के नाम सुनकर डंग भी शॉक्ड हो गया कि एक को इतने सारे नाइट्स कैसे पता, क्योंकि आफ्टर ऑल एक तो एक ऑर्फन बच्चा है, ऐसा ही डंग को लग रहा था। तो एक अनाथ ऑर्फन को वेस्टेरोस के सबसे बड़े बड़े नाइट्स के बारे में कैसे पता। जैसे ही डंग ये सब सोच ही रहा था कि इसी बीच शुरू हो गई टूर्नामेंट। एज आई सेड बिफोर, इस टूर्नामेंट में 5 जो भी चैंपियंस है लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी के, उनको अलग अलग लोगों को हराना है, और जो आखिर में 5 चैंपियंस बनेंगे वही डिसाइड करेंगे कि लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी को क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी का खिताब मिलेगा या फिर नहीं। तो शुरुआत में 5 जो चैंपियंस थे वो थे सर एंड्रू एशफोर्ड, सर रॉबर्ट एशफोर्ड, लॉर्ड लियो टायरेल, सर हम्फ्री हार्डिंग एंड लास्ट में प्रिंस वलार टारगेरियन। तो इसी के साथ साथ कुछ ही टाइम में ये टूर्नामेंट शुरू होती है एंड सबसे पहले हमें देखने मिलता है द बैटल ऑफ हम्फ्रीज। इस पहले बैटल में सर हम्फ्री हार्डिंग दूसरे एक हम्फ्री सर हम्फ्री बीसबरी के खिलाफ लड़ते हैं और ये बैटल आधे घंटे तक चली। देन कोई जाबाज सर रॉबिन रेसलिंग करके भी थे, उनकी भी एकदम तगड़ी फाइट हुई। ये सर रॉबिन काफी सब जगह पर मशहूर थे क्योंकि यही कुछ 5 साल पहले एक टूर्नामेंट में ही एक आंख में लेंस घुसने के वजह से ये सर रॉबिन रेसलिंग एक आंख से अंधे हुए थे, बट फिर भी आज भी वो अलग अलग जाउस्टिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसी कारण वो सब जगह पर पॉपुलर है। उनकी फाइट सर लियो टायरेल के साथ में होती है और इवन एक आंख होने के बावजूद सर रॉबिन रेसलिंग ने काफी टफ फाइट सर लियो टायरेल को दी, बट वो हारे और अपना काफी सारा सामान गवा बैठे। इसी में इवन बहुत ही खूबसूरत ब्लैक आर्मर में प्रिंस वलार टारगेरियन ने भी कुछ फाइट्स में पार्टिसिपेट किया, बट उसके खिलाफ जो भी नाइट फाइट करते थे वो थोड़ा सा फाइट करके सीधा यील्ड ही कर देते एंड ये देख के एक को गुस्सा आता। उसने सीधा एक बार डंग को बता दिया कि वलार हाउस टारगेरियन का है, इसीलिए कई सारे नाइट्स उसके खिलाफ थोड़ा सा ठंडा लेते हैं और एकदम आसानी से हार मान लेते हैं, यील्ड कर देते हैं। एक की ये सब बार बार कंप्लेंट सुनकर डंग काफी इरिटेट हो जाता है और वो सीधा एक पर चिल्लाता है एक बार कि चुप हो जाओ, तुम ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप कंधे पर बैठ के तुम फाइट्स देखते रहो। ऐसे ही डंग के नेक की कुछ ना कुछ गपशप शुरू हुई एंड इसी में आता है एक हंसने वाला नाइट, द लाफिंग स्टॉर्म सर लाइनल बराथियन, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड। ये भाई साहब जाउस्टिंग करते करते जोर जोर से बीच फाइट में ही हंस रहा था। पता नहीं इसे फाइटिंग करते करते इतनी क्या हंसी आती थी, बट वो सिर्फ हंसता ही नहीं, हंसते हंसते अपने ओपोनेंट्स को रुलाता भी है। एक बार तो इस लाफिंग स्टॉर्म ने हाउस स्वॉन के एक नाइट के हेलमेट का स्वॉन ही उड़ा दिया एंड ऑडियंस में किसी ने तो उसे जैसे ही कैच किया तो सभी लोग उसके नाम के जोर जोर से नारे लगाने लग गए। तो ऐसे ही कई सारे जाउस्टिंग के टूर्नामेंट के फाइटर्स एक एक करके आए और गए और डे के आखिर में आता है प्रिंस एरियन टारगेरियन, प्रिंस मेकार टारगेरियन का बेटा। अब प्रिंस एरियन को भी जो लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी के 5 चैंपियंस है उसमें से किसी न किसी को सिलेक्ट करना था और उसे चैलेंज करना था, और ऐसे ही वो अभी करने लगा। वो एक एक चैंपियन के सामने से धीरे धीरे करके जाने लगा और एक बार वो आता है वलार टारगेरियन के सामने जो कि बेलोर का बेटा है एंड उसका ही कजिन भाई है। जैसे ही वो वहां पर रुका तो कुछ ही सेकंड्स के लिए सबके होश उड़ गए क्योंकि सबको लगा क्या यहाँ पर टारगेरियन कजिन भाइयों में फाइट हो जाएगी। कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा वैसे ही रहा, बट प्रिंस एरियन ने प्रिंस वलार को सिलेक्ट नहीं किया। एरियन वहां से थोड़ा सा आगे गया एंड उसने सर हम्फ्री हार्डिंग को सिलेक्ट कर दिया। कुछ ही टाइम के बाद में दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं एंड जाउस्ट में अभी एक दूसरे को वो भिड़ने ही वाले थे एंड इसी दौरान पता नहीं एक को क्या हुआ, बट वो जोर जोर से सर हम्फ्री के सपोर्ट में चिल्लाने लग गया, कम ऑन सर हम्फ्री, किल हिम, वो आपके सामने है, उसे पीटो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। पूरे दिन में डंग के नेग ने काफी सारे फाइट्स देखी, बट इतना गुस्से में इतना जोश में एक को सपोर्ट करते हुए डंग ने अब तक देखा नहीं था। तो ये देख के डंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया एंड इसी में एक डंग के कंधों पर बैठकर अपना पैर इतने जोर से कसने लगा था कि डंग के भी गले पर अभी प्रेशर आने लगा। तो डंग उसको कुछ कहने ही वाला था कि इतने में वहां पर ट्रम्पेट का आवाज आया और सर हम्फ्री एंड प्रिंस एरियन टारगेरियन ने एक दूसरे की तरफ चार्ज किया and boom, it was the most horrifying incident of the day in this tournament. इस जाउस्टिंग के फाइट में प्रिंस एरियन ने सर हम्फ्री के घोड़े में ही लैंस को घुसा दिया था
एंड जैसे ही ये हुआ, एशफोर्ड मीडो के इस टूर्नामेंट में से एक झटके में जान निकल गई। कमीने एरियन टारगेरियन के इस हॉरिबल हरकत के वजह से कई सारे औरतें, बच्चे और इवन लॉर्ड एशफोर्ड की बेटी रोने लग गई। वो सभी लोग एकदम डर गए क्योंकि उनके सामने मंजर था एक घोड़े का तड़पते तड़पते मरने का। वहां पर सर हम्फ्री हार्डिंग के ऊपर ही वो घोड़ा गिर गया था। सर हम्फ्री भी काफी तड़प रहे थे क्योंकि घोड़े की लाश उनके पैर पर आ गई थी और उनका पैर टूट गया, ऐसा ही समझो। इसी में उनका बेचारा हॉर्स काफी टाइम तक तड़पा एंड इवेंचुअली उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही ये सब हुआ तो क्विकली पूरी ऑडियंस डिस्पर्स होने लगी क्योंकि टूर्नामेंट का ये आखिरी ही फाइट, सब लोग वापस से अपने अपने जगहों पे जाने लग गए। एंड इसी में डंक ने एग को अपने कंधे से नीचे उतारा एंड यहाँ पर एग ने एकदम गुस्से में कहा, सर डंकन, दैट एरियन मेंट टू डू इट। ये कोई हादसा नहीं था, उस कमीने ने जानबूझ के उस बेचारे घोड़े को मार दिया। एक की गुस्से आंखें देख के इवन डंक कुछ टाइम के लिए शॉक्ड रह गया एंड वो सोच में पड़ा कि एक नाइट ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक नाइट तो अच्छा इंसान होता है, वो कभी भी एक मासूम घोड़े को जानबूझ के तो नहीं मारेगा, तो एरियन ने ऐसा क्यों किया होगा। एनीवेज, ऐसे हॉरिबल सीन्स के बाद में शाम ढलने लग गई एंड एग का भी मूड काफी ऑफ है। ये देखकर डंक ने सोचा कि वो उसे वापस से पपेट शो दिखाने लेके जाएगा एंड एग एंड डंक दोनों भी जाते हैं पपेट शो देखने। बट यहाँ पर पपेट शो में अपना डंक भाई पपेट्स नहीं, वापस से वो देख रहा था टेंसेल को और दूसरे तरफ से टेंसेल भी उसे घूर रही थी। डंक एंड टेंसेल के बीच में चल रही थी बराबर से फ्लर्टिंग एंड इसी बीच एक बंदे का वहां पर आवाज आ गया, हेलो सर डंकन, कैसे हो? अब यहाँ पर पपेट शो क्या देख रहे हो? वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड ने जो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी है, चलो उस पार्टी में चलते हैं। ये क्या देखना है, आप आपके स्क्वायर को भी लेके चलो। तो रेमन फॉसोवे यहाँ पर डंक को एक किसी पार्टी में आने का इनवाइट देता है एंड डंक को असल में उस पार्टी में जाने का वैसे मन तो करता है, बट मनी मन उसे ऐसा लगता है कि वो एक गरीब हेज नाइट है, वो कहाँ उस बड़े बड़े नाइट्स के पार्टी में जाएगा। तो इसीलिए डंक को लगता है कि वो यहाँ पर स्मॉल फोक में ही सही है और वो अपना अपना ये पपेट शो ही देखना चाहता है। यहीं पर रेमन और डंकन के बीच में और भी थोड़े कॉन्वर्सेशन होते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि सर हम्फ्री हार्डिंग एक्चुअली एरियन से नहीं हारे, बट एरियन भी उस फाइट में नहीं जीता एंड उस फाइट को ड्रॉ करा दिया। रेमन फॉसोवे डंकन को यह भी बताता है कि अभी जो कल का जो सेकेंड डे ऑफ टूर्नामेंट होगा जिसमें डंकन भी अभी पार्टिसिपेट करने वाला है, उसमें सिर्फ 4 ही डिफेंडर्स होंगे क्योंकि सर हम्फ्री हार्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से इस समय पर इंजर्ड हुए हैं और उनके पैरों पर अभी लॉर्ड एशफोर्ड का एक मेस्टर मलम पट्टी कर रहा है। जैसे ही और बातें होती है तो रेमन को भी समझता है कि डंकन उस बड़े पार्टी में आने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, बट रेमन कहता है वहां पे मत चलो, बट मेरे पैवेलियन में आओ, थोड़ा बहुत कप ऑफ वाइन मारो मेरे साथ और मस्त ऐश करो। यहाँ पर ये कितना टाइम तुम पपेट शो देखते रहोगे। डंक वैसे थोड़ा हिचकिचाता तो है, बट एग वहां पर सीधा उसे कहता है कि तुम चले जाओ। तो डंकन रेमन फॉसोवे के साथ में फॉसोवे पैवेलियन में चला गया। हाउस फॉसोवे के पैवेलियन में रेमन और डंकन काफी वाइन पीते पीते काफी गॉसिप करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एरियन टारगेरियन एक कमीना नाइट है और उसने किस तरीके से जानबूझ के उस घोड़े को मार गिराया। ऐसे कैसे नाइट्स होते हैं जो एक मासूम को मार गिराते हैं। ऐसे ही वो कुछ बातें करते हैं एंड इसी में रेमन डंकन को बताता है कि एरियन अपने पिता मेकार के सामने काफी भोला बनता है, बट उनके पीठ पीछे उनके गैर मौजूदगी में एक बहुत ही बड़ा शैतान है। डंक को यह काफी शॉकिंग लगा क्योंकि उसे टारगेरियंस काफी अच्छे हैं ऐसे ही लगता है एंड खास करके नाइट्स ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डंक का विश्वास ही नहीं बैठता। डंक के मुताबिक जो भी नाइट्स होते हैं वो ऑनरेबल ही होते हैं, बट उसने आज जो देखा वो उसके लिए काफी शॉकिंग रहा था। बट डंक यहाँ पर एक बात रेमन को जरूर बताता है कि सभी टारगेरियंस ऐसे नहीं होते। डंक रेमन को अच्छे से समझाता है कि उसे प्रिंस बेलॉर टारगेरियन हैंड ऑफ द किंग काफी ऑनरेबल लगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ उनके बीच में बातें होती ही रहती है कि इतने में वहां पर आ गया एग और वो चिल्लाया, सर डंकन वो उसे मार रहा है, एरियन एरियन पपेट गर्ल को वो हर्ट कर रहा है, चलो चलो यहां से जल्दी।
डंक ने जैसे ही वो सुना तो वो एक के साथ में भागकर उस पैविलियन से निकलने लगा एंड जाते जाते रेमंड ने डंकन को समझाया कि वो एक टारगेरियन प्रिंस है तो जरा संभाल कर उससे पेश आओ। बट फिर भी डंक को कुछ अभी समझा नहीं था। डंक अपने छोटू एक के साथ में भाग गया सीधा पपेट शो के एरिया में। वहां पर डंक एंड एग जैसे ही पहुंचे तो उस पपेट शो के एरिया में काफी सारी भीड़ थी एंड उस भीड़ में तो वैसे काफी सन्नाटा था, बट एक लड़की की टेंसेल की चीखें सभी को सुनाई दे रही थी। डंक एंड एग सभी भीड़ में से आगे आते हैं एंड उन्हें दिखता है कि टेंसेल वहां पर चीख रही है, वो रो रही है। वहां पर कमीने एरियन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा था एंड उसने सभी के सामने डंकन कुछ रिएक्ट करे उसके पहले ही टेंसेल टू टॉल के 2 उंगलियों को तोड़ दिया। ये होते ही टेंसेल वहां पर जोर से चीख पड़ी एंड जैसे ही डंक ने वो देखा तो डंक मानो एकदम स्लो मोशन में एरियन के तरफ बढ़ने लगा एंड जैसे जैसे वो उसके तरफ जाने लगा तो 1-2 मेन एट आर्म्स ने डंक को रोकने के लिए काफी कोशिश की, बट डंक ने उन दोनों मेन एट आर्म्स को सीधा उठाकर फेंक दिया एंड कुछ ही पलों में डंक वॉज इन फ्रंट ऑफ एरियन एंड डंक ने बिना सोचे समझे एरियन को जोर से पंच किया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो एरियन ने अपने डैगर निकालकर डंक को मारने की कोशिश की, बट नीचे थोड़े गिरे हुए एरियन के मुंह पर डंक ने एक जोर से किक मारा। ये सभी चीजें इतने क्विकली हुई थी कि किसी को कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ एंड इतने में वहां पर यही कुछ 10-12 मेन एट आर्म्स आ गए और उन्होंने डंक को जोर से पकड़ के रखा। अगर वो वहां पर डंक को नहीं पकड़ते तो मे भी डंक वहीं पर एरियन को पीट पीट कर मार ही देता। ऑलमोस्ट 10 मेन एट आर्म्स कैसे तो करके डंक को पकड़ के रहते हैं एंड इसी में नीचे गिरा हुआ एरियन एकदम स्लोली उठता है, अपने मुंह से आने वाला खून साफ करता है एंड बिल्कुल गुस्सा नहीं होकर एक साइकोपाथ की तरह एकदम हीरोपंती दिखाकर पकड़े हुए डंक के सामने आके खड़ा रह गया और वो कहता है, आह लगता है तुमने मेरे 2 दांतों को तोड़ दिया रे। अब तो सबके सामने मुझे तुम्हारे हर एक दांत को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टेबल बॉय तुम ही हो ना? अब तो मुझे तुझे टॉर्चर करना पड़ेगा। दांत तो तोड़ूंगा मैं तेरे, हाथ से मारा तो हाथ काटना पड़ेगा, पैर भी मारा तूने मेरे मुंह पे, पैर को काटना पड़ेगा। किस लिए किया रे ये सब तूने? इस 2 टके के रखे के लिए, इस रंड के लिए? ऐसा कह के हरामी एरियन डंक के सामने टेंसेल को जोर से किक करता है एंड वो चिल्लाया, ड्रैगन कभी हारते नहीं, ड्रैगन्स कभी मरते नहीं। सब कान खोल के सुन लो, जो भी ड्रैगन्स का इंसल्ट करेगा उसका यही हाल होगा। ड्रैगन्स का इंसल्ट यानी हाउस टारगेरियन का इंसल्ट। तो बेसिकली हुआ यह था कि टेंसेल के पपेट शो में दिखाया गया था कि किस तरीके से एक जाबाज नाइट ने एक ड्रैगन को मार गिराया एंड यही चीज गलती से उस सन की पागल एरियन ने देख ली और उस पगले को वो पसंद नहीं आई एंड इसीलिए उसने टेंसेल के पूरे पपेट शो के सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय किया एंड इवेंचुअली टेंसेल के उसने दोनों फिंगर्स को ब्रेक कर दिया। आगे एरियन वापस चिल्लाया, अरे कोई हैमर लेके आओ रे जरा, अब सब तमाशा देख ही रहे हैं तो इस सांड जैसे इस स्टेबल बॉय के दांतों को एक एक करके निकालता हूं मैं। एक मेनेटाम एक हैमर लेके एरियन के तरफ आ ही रहा था और वहां पर सभी के सामने डंक पर टॉर्चर होने ही वाला था कि इतने में एक वहां पर आवाज आई, नो डोंट हर्ट हिम। वहां पर आ गया था एग। डंक चिल्लाता है, एग चले जाओ यहां से, नहीं तो ये मेनेटाम्स तुम्हें भी हर्ट करेंगे। बट एग कहता है, नहीं सर, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे छुआ भी तो उनका पंगा मेरे पापा मेकार से होगा। लेट हिम गो आई सेड एरियन, लेट हिम गो। ये सुनते ही डंक के होश ही उड़ गए, उसे समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है। एंड दूसरे तरफ से इसी बीच में एरियन ने गुस्से में कहा, अरे यार, अबे हरामजादे बच्चे, तू कहां से आ टपका और तेरे बाल कहां है बे? मैंने काट दिए क्योंकि मुझे तेरे तरह नहीं दिखना था। एग ने या कहूं
प्रिंस एगॉन टारगेरियन ने ऐसा गुस्से में अपने ही बड़े भाई एरियन को गुस्से में जवाब दे दिया। अगले ही सीन में हमें डंक दिखाई देता है एशफोर्ड मीडो कैसल के प्रिजन में। वहां पर वो बैठा हुआ ख्यालों में खोया हुआ था और वो सोचता है कि मैं कितना पागल हूँ। स्टूपिड की तरह मैं चला था नाइट्स के खिलाफ सीधा एक बैटल टूर्नामेंट में लड़ने के लिए, बट मिला क्या? कुछ भी नहीं। मेरे वेपन्स, मेरा हेलमेट, मेरा चेन मेल, माय बिलव्ड 3 हॉर्सेस, वो सब कुछ लेके गए। एंड मेरा स्क्वायर, जिसे मैं एक अनाथ बच्चा समझता था, वो साक्षात प्रिंस एगॉन टारगेरियन है। ये चीज मैं कैसे पहचान नहीं पाया? कितना स्टूपिड हूं मैं। सर अरलान सही कहते थे, मैं हूं डंक द लंक, थिक एज अ कैसल वॉल। ऐसे ही इमोशनल होकर डंक को सर आर्लन की और भी कुछ यादें आती है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में सर आर्लन ने उसे एक छोटे बैटल के बाद में क्या कहा था। छोटा डंक कहता है, सर आर्लन, आपने तो बहुत बहादुरी से फाइट किया, बट सर मुझे इस फाइट में एक थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। अगर आप फाइट जीतते भी हो तो इस फाइट की ग्लोरी तो आपके नोबेल लॉर्ड को ही जाएगी। कहेंगे कि उस लॉर्ड ने, उस हाउस ने फाइट जीता। तो एज अ हेज नाइट आप अपनी लाइफ उन लॉर्ड्स के लिए दांव पर क्यों लगाते हो? तब सर आर्लन ने उसे बताया, वैसे तो तुमने जो कहा वो कुछ हद तक सही है डंक, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो कहा वही असली सच है तो तुम सही में डंक द लंक ही ठहरे। हेज नाइट इज द ट्रूएस्ट ऑफ नाइट्स। एक हेज नाइट ही असली नाइट होता है डंक। बाकी नाइट जो भी होते हैं वो उनके उनके लॉर्ड्स के लिए लड़ते हैं क्योंकि वो उस हाउस से बिलोंग करते हैं। उनके हाउस के लिए, उनके हाउस के नोबेल लॉर्ड के लिए लड़ना ये उनका धर्म ही हुआ। बट हम हेज नाइट किसी भी हाउस के लिए बाउंड नहीं है। हम उन्हीं लॉर्ड्स के लिए लड़ते हैं जिन पे हमारा भरोसा होता है, जिनके लिए हम अपनी तलवार, अपनी जान लगाना चाहते हैं। हम जिस कॉज में विश्वास रखते हैं उसी के लिए हेज नाइट लड़ते हैं। तो हमेशा याद रखो डंक, हेज नाइट इज द ट्रूएस्ट ऑफ द नाइट्स। जैसे ही डंक को ये सब सर आर्लन की बातें याद आती है तो डंक अपने हाथों को देखता है और उसने जैसे प्रिंस एरियन को मार गिराया वो उसे याद आता है और वो मनी मन सोचता है कि उसने जो किया वो सही ही किया होगा। ऐसे ही ख्याल उसके शुरू हुए थे कि इतने में वहां पर आता है एग, या कहूँ प्रिंस एगॉन टारगेरियन, fourth child of Prince Maekar Targaryen, who himself was a fourth son of King Daeron the Good, Daeron Targaryen. एक कहता है कि he is sorry for deceiving Dunk, यानी कि उसने अब तक जो भी डंक को बताया कि वो एक अनाथ बच्चा ही है, ऐसे एक तरीके से उसने जो परसीव किया था उन सब चीजों की वो डंक से माफी मांगता है। एंड उसके बाद एग एकदम रोते हुए डंक को बताता है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है डेरॉन, जिसके लिए उसे स्क्वायर करना था इस एशफोर्ड मीडो के टूर्नी में, बट उसके बड़े भाई डेरॉन को फाइटिंग से ज्यादा दारू पी के टल्ली होने में ही ज्यादा मजा आता और इसीलिए उसे सब डेरॉन द ड्रंकन भी कहते हैं। वो आगे ये भी बताता है कि डेरॉन ने ही एगॉन के बाल पूरी तरीके से काट दिए, उसे टकलू कर दिया ताकि एगॉन असल में टारगेरियन प्रिंस है ये किसी को भी पता ना चले। और डेरॉन अपने छोटे भाई एगॉन को लेके अलग अलग डॉर्निश मार्चेस के इन में जाके मस्त में दारू पिए, वाइन पिए और अय्याशी कर सके। तो बेसिकली डेरॉन को तो वाइन चाहिए थी और एगॉन को अच्छे से किसी एक नाइट के लिए स्क्वायर करना था ताकि वो नाइट से कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में, फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में सीख सके। एंड इसी में जब ही डेरॉन और एगॉन एक इन के यहाँ पर रुके हुए थे तभी उस इन के स्टेबल के यहाँ पर डंक अचानक से आ गया एंड डंक और एग की मुलाकात हुई। तो ये सभी चीजें एग ने डंक को एकदम रोते रोते बताई और उससे माफी मांगी और कहा कि हम दोनों फिर भी किंग्स लैंडिंग से तो है ही ना। तभी फाइनली डंक जो इतने टाइम से गुस्से में था वो हंसता है एंड उसने स्माइल करके कहा, हाँ हम दोनों किंग्स लैंडिंग से तो जरूर है, बट तुम किंग्स लैंडिंग के रेड कीप वाले टॉप से हो, मैं तो किंग्स लैंडिंग के रास्तों पर पला बड़ा बॉटम से हूँ। एनीवेज अब बताओ मेरे साथ क्या होगा, मेरी मौत कब आने वाली है? तब एग डंक को बताता है
कि उसके अंकल बेलॉर उससे मिलना चाहते हैं। कुछ ही टाइम के बाद में डंकन एक दोनों लॉर्ड एशफोर्ड के मेहमानों के सबसे बड़े रूम में चले जाते हैं, जहां पर अंदर एक रूम में बैठा हुआ था साक्षात हैंड ऑफ द किंग बेलॉर टारगेरियन। वहां पर जाते ही डंकन एक दोनों भी बेलॉर को बाउ डाउन करते हैं, घुटने टिकाते हैं, एंड वहां पर बेलॉर एक को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने पहले ही बहुत झूठ वगैरह बोल के हंगामा करके रखा है। एक ये सुन के वहां से निकल जाता है एंड बेलॉर टारगेरियन वहां पर डंक को पहला ही सवाल पूछता है, सर डंकन, मुझे ये बताओ कि तुम कितने अच्छे नाइट हो। टेल मी हाउ स्किल्ड यू आर एट आर्म्स। मैं वैसे ठीक ठाक ही हूँ सर, आर्लन ने मुझे कई सारे हथियार यूज करने सिखाए तो है, घुड़सवारी भी मैं अच्छी ही कर लेता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर टूर्नामेंट में आया बिकॉज आई थिंक कि मैं किसी ना किसी नाइट को हराकर थोड़े पैसे जरूर कमा सकता हूँ। ऐसे थोड़ा सा डर डर के डंक वहां पर बेलॉर को जवाब देता है, जिसके रिप्लाई में बेलॉर ने कहा, तो सर डंकन, मेरे सबसे छोटे भाई मेकार का सबसे बड़ा बेटा डेरॉन, वो हमें एक इन में टल्ली मिला और उसके बाकी दो बेटे और मेकार के बाकी के दो बेटे एरियन और एगोन ने उसका यहाँ पर एशफोर्ड मीडो में नाक काट दिया। उसके तीनों बेटों ने मेकार को एम्बैरेस किया, तो मेकार गुस्से में है एंड वो अपना गुस्सा तुम पर निकालना चाहता है। जैसे ही डंक ने ये सुना और उसे गुस्सेल मेकार का शक्ल याद आया तो डंक के तो तोते ही उड़ गए। मुझ पर क्यों? वो क्या है कि एरियन ने मेकार और हम सभी को एक कहानी बता दी है। एरियन के मुताबिक वो जो भी डॉर्निश लड़की पपेट शो वगैरह कर रही थी, उसने अपने पपेट शो में ड्रैगन स्लेइंग को दिखाया। इसका मतलब उसने हाउस टारगेरियन का इंसल्ट किया, ऐसा एरियन का दावा है। एंड इसीलिए एरियन ने उस जो भी टेंसेल नाम की डॉर्निश लड़की है उसे पनिश किया, ऐसा उसका कहना है। एंड ऐसा जब वो कर रहा था तभी तुमने हाउस टारगेरियन के जस्टिस के बीच में आने का क्राइम किया। एंड और तो और तुमने एक टारगेरियन प्रिंस को मारने का भी क्राइम किया। इतना ही नहीं, मेरे नेफ्यू डेरॉन ने हमें यह भी बताया है कि तुम एगोन को किडनैप करके भाग गए। अब ऐसे अलग अलग क्राइम्स का एक्यूजेशन तुम पर दो अलग अलग टारगेरियन हाउस के प्रिंस ने लगाया है, तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। बट माय लॉर्ड, आप एक को पूछिए, आई मीन एगोन को आप पूछिए। मैं उसे कहीं पर भी लेकर भागा नहीं, मैंने उसे किडनैप नहीं किया, वो खुद ही आया था मेरे पीछे, उसे ही मेरा स्क्वायर बनना था। जैसे ही डंक ने ये सब कुछ बेलॉर को कहा तो बेलॉर को भी लगता है कि डंक जो कह रहा है वो सही है, बट ऑनरेबल बेलॉर के मुताबिक उसके भाई मेकार को किसी की नहीं सुननी। छोटा एगोन उसको जो चाहिए वो करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ वहां झूठ बोलता है, ये सभी को टारगेरियन परिवार में पता जरूर है। बट जो भी हो, डंकन ने एक टारगेरियन प्रिंस पर हाथ उठाने का जुर्म किया था, तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसा बताकर बेलॉर आगे कहता है, सर डंकन, अभी तुम्हें पनिशमेंट कितनी और कैसी देनी चाहिए उसको लेके एक हम कमिटी को बनाने वाले हैं, जिसमें मैं खुद, लॉर्ड टायरेल और मेरा भाई मेकार होगा, और हम तीनों मिलके तुम्हें जजमेंट देंगे। और अगर मैं तुम्हारा साइड लेता भी हूं तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड टायरेल और मेकार चाहते हैं कि तुम्हें पनिश किया जाए। एंड वो पनिशमेंट होगी तुम्हारे दो बॉडी पार्ट्स, तुम्हारा एक हाथ और तुम्हारा एक पांव, क्योंकि तुमने एक हाथ और एक पांव से एक टारगेरियन प्रिंस एरियन को मारा था। सो यू विल लूज देम बोथ। जैसे ही ये डंकन ने सुना तो उसका दिमाग घूमने लग, उसका पसीना छूटने लग गया और उसे लगा कि उसकी जिंदगी तो अभी खत्म। वो वहीं पर सोचने लगता है कि एक पांव और एक हाथ गंवाने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कुछ सेकंड्स का वहां पर उस रूम में सन्नाटा रहता है एंड इतने में कुछ ही सेकंड्स के बाद में बेलॉर कहता है, मगर सर डंकन, तुम्हारे पास और एक चॉइस है। यू कैन डिमांड ट्रायल बाय कॉम्बैट। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले पूछा था तुम कितने अच्छे नाइट हो। टेल मी सर डंकन, हाउ स्किल्ड एट आर्म्स यू आर, हाउ गुड ऑफ अ फाइटर यू आर। ये सवाल बेलॉर के पूछते ही हमें डंकन ने क्या कहा उसका जवाब तो नहीं मिलता, बट अगले ही मोमेंट पर हम सीधा पहुंचते हैं अगले दिन सुबह, जो कि जजमेंट डे का दिन है। यहाँ पर लॉर्ड टायरेल, मेकार, बेलॉर और लॉर्ड एशफोर्ड सब लोग कमिटी में बैठे हुए थे और उन सभी लोगों के सामने डंक ने सीधा ट्रायल बाय कॉम्बैट की डिमांड पूरे दरबार में कर दी। जैसे ही उसने ये कहा तो वहीं पर एरियन टारगेरियन भी खड़ा था एंड उसने कहा,
ट्रायल बाय कॉम्बैट? व्हाट नॉनसेंस! मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट होने नहीं दूंगा। मुझे चाहिए ट्रायल बाय 7। दैट इज माई राइट, आई बिलीव, इजंट इट फादर? तो मेकार को भी अपने ही बेटे के डिमांड का गुस्सा आ गया। उसने कहा, एरियन, तुम्हें ट्रायल बाय 7 क्यों चाहिए? तुम क्या अकेले इस हेज नाइट से फाइट करने के लिए डरते हो? क्या तुम्हारी फट गई क्या? व्हाई दिस डिमांड एरियन? हरामी एरियन एकदम कमीने अंदाज में हंसते हुए कहता है, ओ कम ऑन फादर, इस हेज नाइट से मेरी क्यों फटेगी? मैं इस लुखे लंबे से क्यों डरूंगा? मैं तो अपने भाई डेरॉन के इंसल्ट के लिए ट्रायल बाय 7 का डिमांड कर रहा हूँ। ये कमीना हेज नाइट डेरॉन के हाथों में से अंडरनेथ हिम एगोन को लेके भाग गया। एगोन को उसने किडनैप कर लिया, तो डेरॉन को भी उसमें इंसल्ट हो गया। एंड इसीलिए इस हेज नाइट को मारने का मौका आप डेरॉन को भी दे दीजिए। एंड इसी रीजन के लिए मैं ट्रायल बाय 7 चाहता हूं, ताकि मेरे भाई डेरॉन को भी इस कमीने हेज नाइट को मारने में मजा आ सके। इस समय पर डेरॉन भी खचाखच भरे हुए दरबार में मौजूद था। एंड वहां पर भी अभी थोड़ा सा वो टल्ली था। जैसे ही उसने सुना कि उसे कुछ फाइट वगैरह करना पड़ेगा, तो उसके भी एकदम होश उड़ गए और एकदम वो सोबर हो गया। उसने क्विकली कहा, डू मी नो फेवर्स ब्रदर, तुम ही जाके लड़ो, मुझे नहीं फाइट करना। तुम ही मारो इस लंबे हेज नाइट को, मैं तुम्हें साइड से चीयर करूंगा। कम ऑन एरियन, तुम जाओ, तुम फाइट करो, मुझे नहीं आना फाइट में। ऐसे उसके फनी अंदाज की वजह से दरबार में सभी हंसते हैं। बट अपने भाई के ऐसे कहने के बावजूद एरियन कहता है कि उसे कुछ भी करके ट्रायल बाय 7 ही चाहिए। वो ये डिमांड करता है। एंड जैसे ही ये सब वो कहता है, तो डंग दरबार में सभी के सामने कमेटी को पूछता है, माय लॉर्ड्स, ये ट्रायल बाय 7 क्या होता है? मैं अकेला 7 लोगों के खिलाफ फाइट करूंगा क्या? तभी दरबार में सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। एंड इसी के बीच बेलॉर डंक को समझाता है, सर डंकन द टॉल, ये ट्रायल बाय 7 बेसिकली एंडाल्स की एक परंपरा है। और इसमें 2 टीम्स होती है, जिसके अंदर 7 फाइटर्स ईच होंगे। और ये 7 फाइटर्स, ये 7 चैंपियंस 7 गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये ट्रायल बाय 7 जीत ली, तो इसका मतलब 7 गॉड्स के नजर में आप इनोसेंट ठहरे और आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। बट अगर आपकी टीम इस फाइट में हार गई, तो इसका मतलब आप गिल्टी होंगे और आपका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। इतने में मेकार वहां पर चिल्लाता है, मेरे बेटे एरियन ने ट्रायल बाय 7 को इन्वोक किया है, तो हम कमिटी मेंबर्स इसे एक्सेप्ट करते हैं। सब लोग दरबार में जोर जोर से सीटी ताली मारने लगते हैं। एंड इसी बीच में डंग सीधा उस कमिटी को पूछता है, माय लॉर्ड्स, मैं तो एक टारगेरियन प्रिंस से फाइट करने के लिए रेडी था ट्रायल बाय कॉम्बैट में। बट अभी मुझे अगर फाइट करना है, तो मेरे साथ और 6 लोग चाहिए। मैं उन्हें कहां पे ढूंढूंगा? एक टारगेरियन प्रिंस के खिलाफ जाने के लिए कौन रेडी होगा? मेरे साथ अगर और 6 चैंपियंस ने फाइट करने के लिए मना कर दिया, तो क्या होगा? तभी मेकार चिल्लाता है, दैट मीन्स तुम सभी 7 गॉड्स और मैन के नजरों में गिल्टी हो और तुम्हारा एक हाथ और एक पांव काट दिया जाएगा। तुम्हें सजा मिलेगी। तो कल सुबह होगा तुम्हारा ट्रायल बाय 7। 6 फाइटर को लेके आना, वरना तुम्हें सजा तो पता ही है। चलो निकलो यहां से अभी। जैसे ही डंग को दरबार से हकाला गया, तो वो दरबार से बाहर निकलता है एकदम सैड होके, एकदम इमोशनल होके। वो जैसे जैसे बाहर चलने लगता है, तो ये भी सोचता है कि मैं कहीं पर तो भाग ही जाता हूँ। बट अगेन वापस एक ख्याल उसे आता है कि भागकर, एक फ्यूजिटिव बनकर मैं क्या ही जीऊंगा। एक भगोड़ा बनकर जीने से अच्छा तो मौत ही अच्छी है। क्योंकि एक नाइट को अगर जिंदगी जीनी है, तो वो गर्व से, शान से जीनी होती है, एक भगोड़ा बनकर नहीं। तो ऐसे सब उसे ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है कि उसे एक कायर की जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जीनी। एंड ऐसा ही सोचकर उसने जोर से अपने तलवार को कस के पकड़ा। जैसे ही उसके हौसले थोड़े क्यों ना हो बुलंद होते हैं, तभी उसकी नजर थोड़े से दूर रहे हाउस फॉसोवे के पैवेलियन पे चली गई। एंड उसे याद आया कि आखिरी बार उसके जो भी घोड़े और उसके कुछ चीजें थे, वो वहां पर रखे थे। तो वो सोच के डंक एकदम क्विकली वहां गया एंड उसने अपने दोनों घोड़ों को वहां पर गले लगाया। उसके बाद डंक फॉसोवे पैवेलियन में चला जाता है। एंड वहां पर अंदर होते हैं पका हुआ एप्पल सर स्टेफन फॉसोवे एंड कच्चा एप्पल उनका स्क्वायर रेमन फॉसोवे। उन्हें डंक से सभी चीजें पता चलती है कि दरबार में क्या हुआ। एंड स्टेफन एंड रेमन दोनों भी काफी शॉक्ड हुए।
बट एक तरीके से एक्साइटेड भी हुए। उन दोनों के मुताबिक ऐसे कई सारे लॉर्ड्स और नाइट्स जरूर हो सकते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम एरियन टारगेरियन से है, एंड उनके खिलाफ फाइट करने के लिए कोई ना कोई मे भी जरूर रेडी होगा। सर स्टेफन फॉसवे सीधा डंक को यहाँ पर कहता है कि वो डंक के साथ है, वो उसे इस फाइट में जरूर मदद करेगा। इवन रेमन भी कहता है कि उसे भी डंक को मदद करनी है, बट स्टेफन सीधा रेमन को समझाता है कि वो तो नाइट है ही नहीं, तो तुम कैसे ट्रायल बाय 7 में पार्टिसिपेट करोगे। थोड़ी देर उनके बीच में बातें होती है एंड सर स्टेफन वहां पर डंक को बताते हैं कि मैं और तुम ऐसे अभी 2 फाइटर्स तो हुए और हमें 5 फाइटर्स की जरूरत है, तो वो 5 फाइटर्स हमें इस पूरे रात में जुगाड़ने हैं कहीं ना कहीं से, तो हमें काम पर लगना चाहिए। मैं इसी वक्त अलग अलग पैवेलियंस में जाके कुछ नाइट से बात करता हूँ और कुछ नाइट्स को रिक्रूट करता हूँ फॉर योर कॉज फॉर ट्रायल बाय 7। ऐसे कहकर सर स्टेफन वहां से निकल गया एंड उसके बाद डंकन और रेमन दोनों डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से और 5 नाइट्स का जुगाड़ करेंगे। जैसे ही उनका ये डिस्कशन शुरू हुई था कि इतने में फॉसवे पेविलियन में आ गया एग, एंड उसके साथ आया था डेरॉन द ड्रंकन, जिसे देखते ही डंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। तुम यहां पर क्यों आए? कमीने, झूठे, मक्कार, ये चीज मैं तुम्हारे पेट में घुसाड़ दूंगा। ऐसा कह के डंक ने अपना एक खंजर ही निकाल दिया, बट डेरॉन एकदम शांत था। ठीक है, तू मेरे पेट में उस खंजर को घुसा दे, बट उसके पहले मेरे पेट में थोड़ा वाइन तो डाल यार। दे वो वाइन का बॉटल ला इधर, देख रहा है मेरे हाथ को? 2-3 दिन से मैंने इतना कम वाइन पिया है ना कि मेरे हाथ कांपने लग गए। बेवड़ा डेरॉन द ड्रंकन ऐसा कहता है और रेमन के हाथों से एक वाइन की बोतल लेकर सीधा पीने लगा और सर स्टेफन के ही चेयर पर बैठ गया। ये देख के रेमन और डंक दोनों को गुस्सा आ गया और डंक ने कहा, तुमने मेरे बारे में अपने पिता मेकार को झूठ क्यों बोला कि मैंने एगोन को किडनैप किया है? अरे यार, ऐसे ही एक बार मैं और एगोन हम लोग कहीं तो एक इन में गए थे, मैंने मस्त वहां पर वाइन पी और मैं सो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैं देखता हूं वहां पर तो एगोन था ही नहीं, और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश तो की, बट मेरे पैरों में हो गया दर्द और मुझे चाहिए थी वाइन। तो वापस मैं एक इन में गया, वहां पर तो मुझे और भी बढ़िया वाइन मिली, वो भी मैंने घटका दी, मैं वापस सो गया। एंड उसके बाद जब मैंने मेरी आंखें खोली तब मेरे सामने थे मेरे पापा मेकार, जिन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ है एगोन। अब मुझे क्या पता कहाँ पे एगोन है, मेरा तो नशा उतरा भी नहीं था और उसमें मुझे पापा और अंकल बेलौर सवाल पूछ रहे हैं। तब मैंने थोड़ा टल्ली हालत में ही गलती से झूठ बोल दिया कि एगोन को कोई लेके भाग गया। अब मुझे नहीं पता था कि तुम लेके भागे हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो लगा एगोन यही कहीं पे होगा, वो आ ही जाएगा। डेरॉन द ड्रंकन की ये बातें सुनकर डंक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ एंड इतने में वहां पर एग ही कहता है, सर डंकन, मेरे पापा मेकार भी ज्वाइन करेंगे फाइट को विथ एरियन एंड डेरॉन, वो भी बहुत डेडली फाइटर है। हाँ देख भाई सर डंकन, मुझे इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम मुझे फाइट में हल्के से मारना और मैं वहीं पर गिर जाऊंगा और सीधा यील्ड करूंगा। मेरे हाथों में वेपन्स नहीं बट वाइन्स की बोतल दे दो, मुझे फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे भाइयों को एक्सपीरियंस है फाइटिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स वगैरह का, बट मेरा एक्सपीरियंस है टल्ली होके कीचड़ में गिरने का। तो तुम जैसे ही मुझे टच करोगे तो मैं सीधा कीचड़ में गिर जाऊंगा और मैं हार मान लूंगा। तो मैं इस फाइट में आऊंगा जरूर, बट मैं तुमसे फाइट करूंगा नहीं। तो तुम्हारा मुकाबला वैसे कहने के लिए 6 ही फाइटर्स के साथ रहेगा। इसके बाद में डंकन को पता चलता है डेरॉन और एगोन से कि एरियन, डेरॉन और उन दोनों के पिता मेकार के साथ साथ 3 किंग्सगार्ड भी इस ट्रायल बाय कॉम्बैट के फाइट में लड़ेंगे, और उसी कारण उनका पगड़ा बहुत ही भारी होगा। बिकॉज एज वी नो, किंग्सगार्ड मतलब पूरे वेस्टरोस के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट नाइट्स होते हैं। इसी में एक डंकन को बताता है कि वो भी इस समय पर अभी अलग अलग पैविलियंस में जाके कई सारे नाइट से बात करेगा ताकि वो तुम्हारे कॉज में सपोर्ट कर सके और तुम्हारे ट्रायल बाय 7 के टीम में आ सके। तो ये सुन के डंक थोड़ा सा हैरान रहता है कि
एग इस समय पर उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि ये ट्रायल बाय 7 की जो डेडली फाइट होगी वो डंकन एग के पिता और उसके 2 सगे भाइयों के साथ में करने वाला है। डंकन बताता है, एग तुम मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे भाइयों के साथ में और तुम्हारे पिता के साथ में फाइट करूंगा। इसके रिप्लाई में एग कहता है, सर डंकन, डेरॉन तो आपको हर्ट नहीं करेगा, तो आप भी उसे हर्ट मत कीजिए। आप जैसे ही उसे टच करोगे तो वो यील्ड करेगा और कीचड़ में गिर जाएगा। भैया डेरॉन मेरे खास है, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और पापा को भी मैं बहुत चाहता हूँ, बट भैया एरियन, उनसे मैं नफरत करता हूँ। उस हरामी एरियन को अपना बड़ा भाई कहने में मुझे शर्म आती है। व्हेन आई वॉज लिटिल वो मुझे डराता, वो मुझे मारता, कई बार तो उसने मुझे यहाँ वहां पर जोर जोर से फेंक दिया था। ही हर्ट मी अलॉट सर डंकन। इसी में डेरॉन कहता है, सर डंकन, एगॉन सही कह रहा है, एरियन इज अ मॉन्स्टर। मैं उसका बड़ा भाई होने के बावजूद मैं उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। उस पागल एरियन को लगता है कि वो इंसानी रूप में खुद एक ड्रैगन है, इसीलिए उस लड़की पपेटियर ने ड्रैगन को मारने का जो पपेट शो किया था उससे एरियन को काफी गुस्सा आ गया। जैसे ही उस पपेटियर ने उस ड्रैगन को मारने का पपेट शो किया तो उस पगले एरियन को लगा होगा कि उसे ही मारने का पपेट शो वहां पे चल रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। अच्छा हुआ एरियन का जन्म इस रेमन के हाउस फॉसोवे में नहीं हुआ, नहीं तो एरियन अपने आप को एप्पल समझ बैठता। सर डंकन, मैं तो बेवड़ा हूं, बट वो एरियन तो बावला है। एनीवेज रेमन, एग, तुम दोनों भी अभी क्विकली जाओ और डंक के लिए कोई ना कोई अच्छे फाइटर्स ढूंढ के लाओ। जाओ, निकलो यहां से, भागो। ये सुनते ही एग और रेमन दोनों भी पेवेलियन से निकल गए। एंड दूसरे तरफ डेरॉन ने डंक से अकेले में बात करते हुए कहा, मैंने असल में आपको मेरे सपने में देखा था। आई ड्रीम्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें कई बार अपने सपने में देखा। हाँ माय लॉर्ड, तभी इनमें भी आपने मुझे ऐसे ही कुछ कहा था। आपने मुझे कहा कि आपने मुझे कहीं पर तो देखा था। जैसे ही आपने मुझे वो कहा था तभी मुझे लगा कि आप बस टल्ली कोई तो एक पागल इंसान हो और मैंने आप पर वहां पर ध्यान नहीं दिया। बट नाउ आई नो कि आप है कौन। आपका ये क्या सपना है? आपने मुझे सपने में देखा, उसका मतलब क्या हुआ? मैं समझा नहीं। तब डेरॉन द ड्रंकन कहता है, समझा तो मुझे भी नहीं, बट एक बात मुझे पता है सर डंकन, कि मेरे सपने सच होते हैं एंड इसीलिए मुझे डर लगता है उन सपनों से और तुमसे भी। मैंने अपने सपने में देखा था कि एक बड़ा ड्रैगन है और वहां पर तुम खड़े हो अपने तलवार को लेके, एंड कुछ ही टाइम के बाद में वो ड्रैगन तो मरा बट तुम जिंदा रहे। क्या मैंने उस ड्रैगन को मार गिराया था? बट मारा तो भी मैंने ड्रैगन को कैसे मारा? अभी तो ड्रैगन्स इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे कुछ समझा नहीं डेरॉन जी। सर डंकन, हाउस टारगेरियन का सिजिल ड्रैगन है, तो ड्रैगन को मारना मतलब असली ड्रैगन को मारना नहीं हुआ। एक ड्रैगन की मौत मेरे सपने में होना मतलब हाउस टारगेरियन में से किसी की मौत होना। अभी पता नहीं ट्रायल बाय 7 में कल सुबह क्या होगा, बट अगर किसी की मौत होती है तो मैं सातों भगवानों से दुआ मांगता हूं कि आप और आपकी टीम एरियन को ही मार गिराए। ऐसा अपने ही भाई का मौत विश करके वहां से डेरॉन द ड्रंकन निकल गया। डेरॉन द ड्रंकन के जाने के बाद कुछ ही टाइम में फॉसोवे पेवेलियन के यहाँ पर आता है स्टीली पेट। स्टीली पेट वहां पर डंक को बताता है कि किस तरीके से उस लड़की यानी कि टैंसेल टूटॉल ने डंक के शील्ड को अच्छे से डिजाइन किया, अच्छे से पेंट किया। ये कह के वो उसे शील्ड दे देता है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल शील्ड विद सनसेट कलर्स का बैकग्राउंड एंड अ ग्रीन स्टार विद एन एल्म ट्री। वो देख के डंक को टैंसेल की याद आती है और वो कहता है, कितनी चमक है इस शील्ड में। इट इज पेंटेड ब्यूटिफुली बट इट इज पेंटेड अप लाइक अ डेथ। ये सुनते ही स्टीली पेट डंक का मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाता है, उसे बताता है कि डंक को अपने हौसले रखने चाहिए, और ऐसा कह के स्टीली पेट डंक को उसका चेन मेल, हेलमेट
और बाकी का जो भी सामान डंक ने स्टीली पेट को बनाने के लिए कहा था वो सभी चीजें एक एक करके दे देता है। डंक वो देख के एकदम सरप्राइज्ड और शॉक्ड होता है क्योंकि जो भी सामान स्टीली पेट ने उसे दिया उस चीज के यही कुछ 800 कॉइन्स डंक ने दिए थे, बट वो सामान ऐसा था कि मानो उसकी प्राइस 2-3 हजार कॉइन से कम नहीं होगी। डंक स्टीली पेट को बताता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बट स्टीली पेट उसे हंस के बताता है कि वो पूरा जो भी सामान है उसकी कीमत सिर्फ 1 कॉपर कॉइन है, उतना ही उसे चाहिए, ना कि कुछ हजारों कॉइन्स। जैसे ही स्टीली ने यह कहा तो डंक को समझा ही नहीं कि स्टीली पेट इतना सस्ते में ऐसा इतना अच्छा सामान क्यों दे रहा है, बट स्टीली पेट दूसरे तरफ से डंक को एकदम गर्व से देख रहा था। जैसे ही यहाँ पर स्टीली पेट और डंकन की बातें थोड़ी सी खत्म हो ही गई थी कि इतने में उन दोनों को थोड़ा सा दूर टूर्नामेंट वाले ग्राउंड में से काफी सारे आवाजें आने लग गई क्योंकि धीरे धीरे अभी सुबह हो ही गई थी। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ ट्रायल बाय 7 एंड डंक के पास अभी सर स्टेफन के अलावा कोई भी फाइटर नहीं था। स्टीली पेट डंक का सभी सामान बांध लेता है और डंक के साथ में वो टूर्नामेंट ग्राउंड्स पे आ गया। जैसे जैसे डंक टूर्नी ग्राउंड्स पर आगे बढ़ने लगता है तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की आवाजें काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। सभी लोग सीटी ताली मारने लग गए। डंक को तो लगता है कि आज सभी स्मॉल फोक वहां पर उसके मौत का तमाशा देखने के लिए आए हैं, बट इतने में वहां पर ऑडियंस में से एक बुढ़े अंकल कहते हैं, गुड फॉर्चून टू यू माय सन, गुड फॉर्चून। बुढ़े अंकल के ऐसे विशेष के बाद में एक खूबसूरत सेप्टा डंक के गालों पर किस भी करती है। May the 7 gods bless you with the strength, my sir। जैसे ही उस खूबसूरत सेप्टा ने ऐसा कह के किस किया तो उसके बाद वहां पर मौजूद सभी स्मॉल फोक ने डंकन के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए और ये सब कुछ देखकर डंक एकदम बौखला गया। वो स्टीली पेट को एकदम डर के पूछता है, स्टीली पेट, ये सभी मेरे नाम के नारे क्यों लगा रहे हैं? मैं तो एक गरीब बंदा हूँ, मैं कौन ठहरा इनके लिए? What am I to them? स्टीली मुस्कुराते हुए कहता है, You are a knight who remembered his vows। स्टीली के इस हार्डकोर डायलॉग के बाद में डंक के हौसले एकदम बुलंद होते हैं एंड इवेंचुअली डंक और स्टीली पेट दोनों पहुंचते हैं चैलेंजर के पैडॉक में, मतलब 7 चैलेंजर्स का जो भी पैवेलियन होगा उस जगह पर पहुंचते हैं एंड वहां पर दे सी सर स्टेफन फॉसोवे एंड रेमन अपने अपने घोड़ों के साथ में खड़े हैं। स्टीली पेट भी वहां पर डंकन के घोड़े थंडर को तैयार करने लगता है, उसे आर्मर वगैरह वो पहनाने लग गया। जैसे ही वो सब शुरू ही था कि इतने में वहां पर आते हैं 3 अलग अलग नाइट्स, सर रॉबिन रिसलिंग, सर हम्फ्री बीसबेरी एंड सर हम्फ्री हार्डिंग। डंक जैसे ही देखता है कि वो तीनों उसके सपोर्ट में वहां पर आए हैं तो वो खुश हो गया और उसने एकदम फिक्र करते हुए सर हार्डिंग को पूछा, सर हम्फ्री हार्डिंग, एरियन के साथ में फाइट में तो आपके पैर में चोट आ गई थी, आप अभी चल नहीं सकते, तो आप मेरे लिए लड़ने के लिए क्यों आ गए? आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? तो सर हम्फ्री हार्डिंग ने वहां पर एकदम स्वैग में कहा, तुम्हारे जैसे जाबाज के सपोर्ट के लिए मुझे अपने पैरों की जरूरत नहीं, मैं अपने घोड़े पर बैठ के ही तुम्हारे लिए फाइट करूंगा क्योंकि तुम एक असली नाइट हो। आज मेरा घोड़ा ही मेरे पैर है, मुझे अपने पैरों की जरूरत नहीं। वहीं पर आता है रेमन और एग, और रेमन वहां पर डंक को बताता है कि किस तरीके से एग ने पूरे रात भर यहाँ वहां जाके फाइनली सर रॉबिन रिसलिंग, सर हम्फ्री बीसबेरी और सर हम्फ्री हार्डिंग को मनाया और अभी वो इसीलिए तुम्हारे सपोर्ट में आ गए हैं। सर हम्फ्री हार्डिंग के घोड़े को एरियन ने ब्रूटली मार गिराया था, तो एग को यही लगा कि मे बी ये सर हम्फ्री हार्डिंग एरियन से बदला चाहते होंगे। यही सोच के एग सीधा सर हम्फ्री हार्डिंग से बात करने के लिए गया और वहीं पर उसे सर रॉबिन और सर हम्फ्री बीसबेरी भी दिखे और वो भी दोनों अपने दोस्त सर हम्फ्री हार्डिंग के सपोर्ट में आने के लिए रेडी हुए और डंकन के कॉज में उसके लिए इस ट्रायल बाय 7 में फाइट करने के लिए अभी वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर उनकी बातें ऐसी शुरू हुई थी कि इतने में वहां पर आता है एक बंदा हंसते हंसते, दैट इज नन अदर देन लॉर्ड सर लाइनल बराथियन। वो आके कहता है, सर डंकन, आपका स्क्वायर ये प्रिंस एगोन तो बड़ा बदमाश है। कल रात को ये आ गया मेरे पेवेलियन में मुझे उठाने के लिए और वो मुझे मनाना चाहता था कि आपको सपोर्ट करे, बट मैं टल्ली होके सो गया था एंड मेरा स्क्वायर इस एगोन को मेरे तरफ आने ही नहीं दे रहा था।
बट इस एगोन ने जो हरकत की, उसने सीधा मेरे पैवेलियन का ही एक वाइन बॉटल उठाया और मेरे इस पगले स्क्वायर के सर पे ही फेंक दिया। जैसे ही मेरे स्क्वायर के आंखों में वाइन गई, ये छोटू एगोन आ गया मेरे बिस्तर के तरफ और उसने मेरे भी सर पर वाइन की बोतल खाली कर दी। 100 साल पहले किंग मेगोर के ट्रायल बाय 7 के बाद आज वापस पवित्र ट्रायल बाय 7 यहां पे होने वाली है और उसमें हाउस बराथियन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। आज ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट पर कुछ सो कॉल्ड बेस्ट नाइट्स इन द 7 किंगडम्स, वो कमीने किंग्सगार्ड आने वाले हैं और उनके खिलाफ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाइट्स की धज्जियां उड़ाने में बड़ा मजा आता है। अभी उनको मैं दिखा दूंगा कि एक बराथियन नाइट भी क्या होता है। ये किंग्सगार्ड एक बराथियन के सामने कुछ नहीं। किंग्सगार्ड बोलते हैं अपने आप को, धो दूंगा मैं इनको। तो अभी टीम डंकन में कुल मिलाकर टोटल 6 नाइट हो चुके हैं, बट अभी भी उन्हें एक नाइट की कमी पड़ रही थी। एंड इतने में वहां पर टूर्नी ग्राउंड्स में एकदम चहल पहल शुरू हो गई, सब चिल्लाने लग गए, क्योंकि वहां पर अभी आ चुके थे टोटल और 6 नाइट्स। उसमें 3 नाइट्स थे एकदम चमकने वाले व्हाइट आर्मर में और 3 नाइट्स थे एकदम चमकने वाले ब्लैक आर्मर में। व्हाइट आर्मर वाले थे 3 किंग्सगार्ड और 3 ब्लैक आर्मर में थे तीनों टारगेरियंस। किंग्सगार्ड में थे सर विलियम वाइल्ड, सर डोनेल ऑफ डस्कंडेल और सर रोलैंड क्रेकहॉल। एंड 3 टारगेरियंस थे प्रिंस मेकार टारगेरियन और उनके 2 बेटे, उनका बड़ा बेटा प्रिंस डेरॉन टारगेरियन एंड प्रिंस एरियन टारगेरियन। जैसे ही वो 6 लोग वहां पर आते हैं तो सभी लोग एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गए, क्योंकि एक्चुअली ये बैटल तो 7 वर्सेस 7 की है, तो दोनों टीम में अभी 6 फाइटर्स ही कैसे है। इवन डंग भी अभी सोचता है कि क्या अभी ये फाइट 6 वर्सेस 6 होगी। जैसे ही वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वहां पर एग आ गया और एग और स्टीली पेट दोनों ने मिलकर डंग को पूरा आर्मर, चेन मेल, उसका हेलमेट, वो सब कुछ पहनाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ शुरू ही था कि उतने में वहां पर आता है सर स्टेफन फॉसोवे। डंग जैसे ही सर स्टेफन को देखता है तो पूछता है, सर स्टेफन, हमें सिर्फ और एक नाइट की जरूरत है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ 5 ही नाइट्स है और आप रहे 6th नाइट, बट हमें 7th फाइटर की जरूरत है। तब सर स्टेफन फॉसोवे कहता है, सर डंकन, मैं ही हूं 7th फाइटर, बट आपके लिए नहीं, प्रिंस एरियन के लिए। जैसे ही सर स्टेफन ने यह धोखा दिया तो सभी वहां पर मौजूद नाइट शॉक्ड हुए एंड खास करके रेमन फॉसोवे को अपने कजीन भाई स्टेफन का काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में स्टेफन को कुछ कहे इसके पहले ही स्टेफन ने कहा, ओए रेमन, चल मेरे घोड़े को लेके चल, हमें उस दूसरे तरफ जाना है। गेट हिम योरसेल्फ धोखेबाज, यू थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस? तुम हरामी हो स्टेफन, कमीने कहीं के। ओए चुप, हम दोनों एप्पल्स है, पता है ना? भूल गए क्या? तुम मेरे स्क्वायर हो। हैव यू फॉरगॉटन योर वाउज? मुझे अपनी स्क्वायर की वाउज याद है, बट तुम अपनी नाइटहुड के वाउज को भूल गए। निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा। ये सभी सिनेरियो देख के डंकन एग, लाइनल और बाकी सभी नाइट्स वहां पर एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि अभी डंकन के पास में सिर्फ बचे हुए थे 5 नाइट्स और दूसरे तरफ एरियन की टीम अभी पूरे 7 नाइट्स के साथ में तैयार हो गई थी। इतने में वहां पर रेमंड डंकन के सामने जाकर घुटने टेक कर कहता है, सर डंकन, नाइट मी, मुझे नाइट बना दीजिए, मैं आपकी साइड से लड़ूंगा। बट डंकन ये सुनते ही थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, I think I should not. I think I should not, रेमन। पीछे से सर लाइनल कहते हैं, सर डंकन, कर दीजिए उस लौंडे को नाइट। कोई भी नाइट किसी को भी नाइट बना सकता है। आप उसके कंधे पर तलवार रखिए और बोल दीजिए वो वर्ड्स, डू इट सर डंकन, इस रेमन को नाइट बना दो। बट इसके बावजूद डंकन वहां पर थोड़ा सा कुछ तो सोचता वगैरह है एंड थोड़ा हिचकिचाता है रेमन को नाइट बनाने से। बट इतने में वहां पर एग भाग के आया और कहता है, सर डंकन, आपको लॉर्ड एशफोर्ड ने बुलाया है, चलिए। जैसे ही ये डंक ने सुना तो वो लॉर्ड एशफोर्ड के तरफ निकल जाता है एंड वो जैसे जैसे उनके तरफ जाता है
तो उसी दौरान पीछे सर लायनल बराथियन ही रेमन को नाइट बनाते हैं, जो अभी टीम डंकन में फाइट करेगा। मतलब उनके पास अभी टोटल 6 नाइट्स हो गए। दूसरे तरफ इवेंचुअली डंक पहुंचता है लॉर्ड एशफोर्ड के सामने, जो एक तरीके से इस ट्रायल बाय कॉम्बैट के रेफरी है, ऐसा ही समझो। एंड वहां पर डंक के साथ साथ एरियन भी मौजूद था। लॉर्ड एशफोर्ड वहां पर डंक एंड एरियन को कहते हैं कि तुम दोनों के 7 फाइटर्स ईच कौन कौन है वो बताओ। एरियन तो सबके नाम बता देता है, बट दूसरे तरफ डंक सीधा पहले ही बोलता है कि उसके पास 7 फाइटर्स नहीं, उसके पास तो 6 ही फाइटर्स है। डंक वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि ये ट्रायल बाय 7 कॉम्बैट जो भी होने वाली है वो 6 वर्सेस 7 ही हो जाए। बट दूसरे तरफ एरियन इसके खिलाफ बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक चैंपियन कम है, मतलब तुम गिल्टी हो। तब लॉर्ड एशफोर्ड भी एरियन के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि ये ट्रायल बाय 7 होगा तो वो 7 वर्सेस 7 ही होगा। तो इसीलिए डंक को कुछ भी करके एक चैंपियन, एक फाइटर को लाना ही पड़ेगा। इसके रिप्लाई में डंक वापस रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसे कुछ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। एंड इस रिक्वेस्ट के खिलाफ एरियन बात भी करता है, बट लॉर्ड एशफोर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 से 15 मिनट देता हूं, तुम और एक अपने फाइटर को जाके ढूंढ लो। तब डंक अपने घोड़े थंडर पे बैठ के सीधा सभी नोबेलमैन, लॉर्ड्स और जो भी नाइट्स वगैरह का एक बड़ा सा पेवेलियन था वहां पर जाता है और वो चिल्लाने लगा, माय लॉर्ड्स, क्या किसी को यहाँ पर सर आर्लन ऑफ पेनिट्री याद नहीं? मैं उन्हीं का स्क्वायर था, उन्होंने ही मुझे नाइट बनाया। सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने आप में से कई लॉर्ड्स के यहाँ पर सर्विस दी, आप में से कई सारे लॉर्ड्स के लिए उन्होंने फाइट्स लड़ी। सर मैनफ्रेड, मेरे सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने तो आपके यहाँ पर बहादुरी से काम किया था। आपके पिता के फाइट्स में लड़ते हुए वो कई बार घायल भी हुए, मैंने उन्हें मलम पट्टी की थी। लॉर्ड लैनिस्टर, सर आर्लन ने लैनिस्पोर्ट के टूर्नामेंट में तो आप ही को हराया था। सर आर्लन ऑफ पेनिट्री बहादुर थे और उन्होंने ही मुझे एक नाइट बनने के असली संस्कार दिए। वो हमेशा कहते थे एक नाइट के पास सिर्फ तलवार और बहादुरी नहीं होनी चाहिए, बट ऑनर होना भी बहुत जरूरी है। वो कहते थे A knight must defend the innocent, और मैंने वही किया, मैंने एक मासूम की रक्षा की। लॉर्ड कैरन, लॉर्ड स्वॉन, लॉर्ड डुंडारियन, कोई तो आगे आओ, मुझे बस एक और नाइट की जरूरत है, मेरे साथ लड़ो। लॉर्ड ऑथोब्रेकन, आई बेग यू जॉइन मी, माई कॉज इज जस्ट, मैं सच्चा हूं। ये दहाड़ मारते ही सर ऑथोब्रेकन उसे कहते हैं, आई हियर यू सर, बट आपकी लड़ाई आपकी है, मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा साक्षात टारगेरियंस के खिलाफ। जैसे ही लॉर्ड ऑथोब्रेकन ने यह कहा तो कुछ ही टाइम के लिए डंक शांत हुआ, उसने सभी को वापस से देखा एंड दहाड़ मारी, क्या आप में कोई भी सच्चा नाइट नहीं? डंकन के दहाड़ से पूरे टूर्नी ग्राउंड्स में सन्नाटा छा गया। एरियन तो वहां पर पीछे से ताना भी मारता है, ये मूर्ख सांड इसे समझता ही नहीं कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा, एक ड्रैगन के सामने किसी के आने की हिम्मत ही नहीं होती। पागल मूर्ख कहीं का। जैसे ही पीछे एरियन हंस रहा था, कुछ पल वहां पर बीत जाते हैं एंड इतने में वहां पर टूर्नी ग्राउंड्स में आता है एक मैसिव आर्मर्ड स्टैलियन जिसपे था एक कोई नाइट। सभी को वहां पर लगा कि प्रिंस वलार टारगेरियन आ चुका है। इवन लॉर्ड एशफोर्ड भी यही कहते हैं कि यह वलार ही हो सकता है। बट जैसे ही उस नाइट ने अपना हेलमेट ओपन किया तो वो था बेलॉर द ब्रेक्सपियर, हैंड ऑफ द किंग, हेयर टू द थ्रोन, प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन। उसके एंट्री से एवरीवन वाज शॉक्ड, बट सर बेलॉर वहां पर शांति में कहते हैं, सर डंकन, मैं तो यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं आया था, तो मेरे पास मेरा वॉर हॉर्स और मेरा आर्मर वगैरह नहीं था, तो मेरे बेटे वलार का ये आर्मर और हेलमेट में पहन के आया। यकीन नहीं होता मेरे बेटे का मुझे काफी अच्छे से फिटिंग हो रहा है। जैसे ही अपने बड़े भाई बेलॉर को ऑपोजिशन टीम डंकन को ज्वाइन करते हुए मेकार ने देखा तो उसे काफी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, ब्रदर, ये क्या नौटंकी है? क्या तुम्हारी मत मारी गई है? तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं है क्या? इस कमीने लंबे ने मेरे बेटे को मारा, उसने हाउस टारगेरियन के प्रिंस पर अटैक किया और हाउस टारगेरियन का इंसल्ट किया। तुम इसके साइड में कैसे जा सकते हो? अपना हेलमेट एडजस्ट करते हुए बेलॉर ने एकदम शांति में कहा,
माई ब्रदर मेकार, दिस मैन प्रोटेक्टेड द वीक। इसने एक गरीब, कमजोर, इनोसेंट की रक्षा की, जो हर एक नाइट को करना चाहिए। हम सभी नाइट्स ने वही कस्में तो खाई थी, बट कौन उन कस्मों को निभाता है? मैं तो किसी को नहीं देखता। ये नाइट अपने नाइटहुड के वाउस पे चला, तो मेरे नजर में तो उसने कुछ गलत नहीं किया। बेलोर ने ये चीज डंकन को एकदम प्राउडली देखते हुए कहा, एंड इसके बाद उसने एरियन की तरफ देखकर कहा, लेट द गॉड्स डिसाइड कौन सही एंड कौन गलत। बेलोर के आने के वजह से टीम डंकन को काफी सारी दूसरे टीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। बेलोर वहां पर प्लान बनाता है कि एरियन और मेकार की जो टीम है वो 8 फीट लंबे पावरफुल वॉर लैंसेस को यूज करेंगे, जो कि शील्ड को तबाह करके सीधा छाती पर बहुत ही जानलेवा इंपैक्ट करेगा। उन वॉर लैंसेस की ताकत बहुत ही डेंजरस होती है और उनके इंपैक्ट से इंजुरी कुछ ना कुछ तो होनी ही है। उनसे बचने का वैसे कोई एकदम हल नहीं, बट अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो 12 फीट के थोड़े कमजोर टूर्नी लैंसेस को यूज कर सकते हैं। बेलोर के मुताबिक जो टूर्नामेंट में यूज करने वाले लैंसेस होते हैं वो 12 फीट के होते हैं कंपेयर टू 8 फीट के वॉर लैंसेस, और ये लैंसेस थोड़ा 4 फीट लंबा होने के वजह से उनका इंपैक्ट पहला पड़ेगा। एंड उसके मुताबिक अगर डंकन के हम सभी चैंपियंस सबसे पहला इंपैक्ट एरियन के चैंपियंस पर लैंस से मारते हैं तो उनके लैंस का इंपैक्ट डंक के चैंपियंस पर थोड़ा कम पड़ेगा और इससे उन्हें एडवांटेज मिलेगा। तो इसी के साथ साथ बेलोर की टीम या कहूँ टीम डंकन 12 फीट के टूर्नामेंट के लैंसेस के साथ में इक्विप्ड हुए। दूसरे तरफ मेकार और एरियन ने 8 फीट लंबे वॉर लैंसेस को ले लिया। एंड इसी के बीच में बेलोर ने यह भी प्लान किया कि उनके टीम में से कौन से फाइटर्स दूसरे टीम के कौन से फाइटर के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरे टीम में जो भी तीनों किंग्सगार्ड है वो बेलोर पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि किंग्सगार्ड की उनकी खुद की वाउज है कि वो हाउस टारगेरियन के परिवार के किसी को हर्ट नहीं कर सकते। हैंड ऑफ द किंग को तो वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते। कुछ ही समय में एशफोर्ड मीडो के ट्रायल ऑफ 7 का पूरा फॉर्मेशन हमारे सामने आता है एंड इसी के साथ साथ हॉर्न बजा, ट्रायल ऑफ 7 शुरू हो गई और ऑल 14 नाइट्स, ऑल 14 चैंपियंस एक दूसरे पर टूट पड़े। हमें इसके बाद में जो भी बुक में पता चलता है वो वैसे डंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए हमें डंक और एरियन के फाइट में एग्जैक्टली क्या हुआ वो ज्यादा पता है। डंक और एरियन जैसे ही एक दूसरे को टकराए तो डंक का लैंस एरियन पे पहले तो लगा जरूर, बट एरियन का वॉर लैंस बहुत ही बुरी तरीके से डंक को हर्ट करता है। कई सारे लैंस के टुकड़े सीधा डंक के आर्मर को चीर के उसके बॉडी में एक दो जगह पर घुस जाते हैं। डंक वैसे काफी इंजर्ड हो गया, बट लकीली वो अभी भी थंडर पर खड़ा था। थंडर गिरता नहीं है और ना ही डंक गिरता है। बस थोड़ी देर के लिए डंक के होश उड़ गए क्योंकि एरियन का इंपैक्ट काफी जबरदस्त था। डंक के कानों में आवाज गूंज रही थी, उसे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, उसके दिमाग में एकदम गड़बड़ हो गई थी। एंड इसी बीच जब भी उसका थोड़ा होश आने लगा तभी उसने देखा कि सब जगह पर एकदम जबरदस्त 1-on-1 फाइट्स चालू हो चुकी है। एक थोड़ा सा दूर एक नाइट सर हम्फ्री बीसबीरी थोड़े से इंजर्ड होके तड़प रहे थे। इसी बीच में उसने देखा कि बेलोर एक किंग्सगार्ड के साथ फाइट करने गया तो किंग्सगार्ड ने वाउज लेने के वजह से अपने हथियार सीधा नीचे किए और बेलोर के वेपन का इंपैक्ट उसने अपने बॉडी पर ले लिया। वो किंग्सगार्ड था विलियम वॉइल्ड, वो वहीं पर इंजर्ड होके नीचे गिर गए। एंड इसी बीच में दूसरा एक किंग्सगार्ड सर रोलैंड क्रेकहॉल सर रॉबिन रिसलिंग से फाइट कर रहे थे। देन वो देखता है मेकार और लाइनल बराथियन फाइट कर रहे थे। आगे वो एक जगह पर देखता है कि डेरॉन एक जगह पे कीचड़ में पड़ा हुआ है जैसे कि उसने कहा था। एंड लास्टली वो नोटिस करता है कि रेमन फॉसवे एक्चुअली काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है सर स्टेफन फॉसवे से। जैसे ही उसे ये सब कुछ चीजें थोड़ी सी समझ में आती ही है और वो सोचता है कि एरियन कहाँ पर है, तो कुछ भी समझने के पहले अचानक से पीछे से एक ब्लैक स्टैलियन जोर से डंक पर चार्ज किया एंड उसने थंडर को जोर से टक्कर दे दी। वो था एरियन। डेंजरस अटैक की वजह से डंक फाइनली नीचे गिर गया एंड उसका सर और भी चकरा गया। उसने कैसे तो एक घुटने पर से एक पैर पर खड़े होने की कोशिश की ही कि इतने में वो काला घोड़ा वापस आया और बुम,
एरियन ने अपने तूफानी मॉर्निंग स्टार हथियार से डंक को अभी ऑलमोस्ट नॉकआउट ही कर दिया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो एरियन अपने घोड़े पर से उतरकर चला जाता है डंक के पास में और कहता है, क्या बे हेज नाइट, मरा कि नहीं तू? चल अब कह दे कि तू गिल्टी है, नहीं तो तुझे मैं यहीं पर मार डालूंगा। डंक को एरियन क्या कह रहा है वो कुछ नहीं समझ रहा था, वो एकदम सुन्न होके पड़ा था। एंड जैसे ही उसने एरियन को देखा तो उसे टैंसेल की याद आ गई। उसे याद आया कि इसी कमीने ने टैंसेल की उंगलियों को तोड़ा था। जैसे ही उसे वो समझा तभी एग्जैक्टली उसी समय पर एरियन ने अपना मॉर्निंग स्टार का हथियार जोर से डंक की तरफ घुमाया, बट इंजर्ड डंक के अंदर जान आ गई और उसने एरियन के सभी अटैक्स को क्विकली डॉज करके वो बच गया। इसी में डंक को एक मौका मिल गया एंड उसने एरियन के पांव पकड़कर उसे भी कीचड़ में गिरा दिया। एंड फिर क्या है, अपना डंक द लंक वॉज अ थिक एज अ कैसल वॉल। डंक सीधा एरियन के बॉडी पे चढ़ी गया और उसने ऊपर से एरियन को जोर जोर से पंचेस मारने शुरू कर दिए। एरियन ने अपने शील्ड से डंक के पंचेस को ब्लॉक किया तो डंक ने एरियन का शील्ड ही छीन लिया और उसी शील्ड से उसने एरियन के हेलमेट पर जोर जोर से मारकर अटैक करना शुरू किया। डंक वॉज ऑल ओवर एरियन। एरियन ने एक बार अपना डैगर निकाल के डंक के पैरों में 2-3 बार घुसेड़ भी दिया, बट डंक ने उस डैगर को छीनकर दूसरे तरफ फेंका और वो वापस से एरियन को पीटने लगा। इवेंचुअली एरियन की बॉडी मूवमेंट ठंडी हो गई एंड इसे देखकर डंक ने एरियन का हेलमेट निकाला। एरियन की पर्पल आंखें डर से कांप उठी थी, वो लिटरली रो रहा था। डंक चाहता तो उसी वक्त उसी जगह पर एरियन टारगेरियन को मार सकता था, बट उसने वो नहीं किया। सर डंकन द टॉल वहां पर गुस्से में चिल्लाया, यील्ड यील्ड आई से। ये दहाड़ सुनकर एरियन ने एकदम खौफ में यील्ड भी किया। वो कहता है, आई यील्ड, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वैसे तो उस समय पर डंक वन ट्रायल ऑफ 7 एट एशफोर्ड मीडो, बट बाकी सब जगह पर 1-on-1 फाइट्स तो शुरू हुई थी। डंक देखता है कि तीनों किंग्सगार्ड बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे। डेरॉन द ड्रंकन तो कीचड़ में ही पड़ा था। सर हम्फ्री बीसबरी के यहाँ पर सर रॉबिन रिसलिंग और सर हम्फ्री हार्डिंग थे और दूर एक जगह पर रेमन वर्सेस स्टेफन की लड़ाई शुरू हुई थी। एंड और एक फाइट बहुत ही डेडली शुरू थी, वो था 2-on-1 बैटल, जिसमें बेलॉर और लाइनल बराथियन दोनों मिलके मेकार से लड़ रहे थे और अकेला मेकार हैंडीकैप्ड होके भी उनके खिलाफ एकदम भारी पड़ रहा था। डंक सोचता है कि अभी ये फाइट्स कैसे बंद करे, तो वो अपना क्विकली दिमाग लगाता है और सीधा डंक एरियन के पांव पकड़कर उसे सभी के सामने कीचड़ में खींचते हुए वो लॉर्ड एशफोर्ड के सामने गया और वो चिल्लाया, टेल लॉर्ड एशफोर्ड कि तुमने यील्ड किया। एरियन एकदम एम्बैरेस्ड होके कहता है, हाँ मैं यील्ड करता हूँ, जो भी कहा, जो भी एक्यूजेशंस किए, उन सभी एक्यूजेशंस को मैं पीछे लेता हूँ। आई यील्ड माय लॉर्ड्स, आई यील्ड। ट्रायल ऑफ 7 एट एशफोर्ड मीडो की बैटल वाज ओवर। ये सुनते ही लॉर्ड एशफोर्ड के कई लोग जोर से हॉर्न मारते हैं और वो हॉर्न्स जोर जोर से सुनने के बाद में बैटलफील्ड में जो भी बैटल शुरू थी वो भी रुक गई। ट्रायल ऑफ 7 खत्म होते ही एग और स्टीलीपेट भाग के डंक के पास आए और उन्होंने डंक का आर्मर उतारा। जैसे ही बॉडी उसकी रिवील हुई तो डंक काफी अंदर से इंजर्ड था एंड इसी बीच वहां पर सर रॉबिन रिसलिंग भी आते हैं और वो डंक को बताते हैं कि किंग्सगार्ड के सर डोनेल ऑफ डस्कंडेल ने पहले ही चार्ज में सर हम्फ्री बीसबरी को इतना जोर से मारा कि वो वहां पर शहीद हुए। इसके बाद डंक और पूछता है कि बैटल में और कौन इंजर्ड हुए और किसके साथ में क्या क्या हुआ, और सर रॉबिन, एग, स्टीलीपेट उसे सभी चीजें बताने ही लगते हैं कि इसी दौरान डंक इंजुरीज के वजह से वहीं पर एकदम जोर से गिर गया और वो रेस्ट करने लगा। इतने में वहां पर आया बेलॉर ब्रेक्सपियर और वो एग को कहते हैं, एगॉन जल्दी से रेड वाइन को गर्म करने रखो और उससे सर डंकन के सभी जख्मों को धोना। चलो जल्दी काम करो, मैं अपने मेस्टर यॉर्मेल को भी भेजता हूँ। एग तो वहां से निकल जाता है एंड इसके बाद बेलॉर डंकन और रेमन को देख के कहता है, सर डंकन द टॉल, सर रेमन फॉसोवे, तुम जैसे अच्छे इंसान, तुम जैसे अच्छे नाइट्स
हमारे इस रेल्म को अच्छा बनाते हैं। तुम्हारे जैसे गुड मैन, तुम्हारे जैसे गुड नाइट्स की हमारे रेल्म को बहुत जरूरत है। ऐसा कह के बेलोर वहां पे कहता है कि उसके भी आर्मर को निकालने में कोई मदद करे, और ये सुनते ही स्टीलीपेट बेलोर का आर्मर निकालता है और फिर हेलमेट निकालता है। एंड जैसे ही हेलमेट निकला तो सभी शॉक्ड हुए। बेलोर के सर के पीछे एक बड़ी इंजुरी थी जिससे बहुत ही जोरों से खून बह रहा था। स्टीलीपेट उस खून को रोकने की कोशिश करता है बट वो खून रुक ही नहीं रहा था। एंड इसी बीच बेलोर का सर चकराने लग गया और वो वहीं पर गिरने लगे, बट डंकन ने उसे क्विकली पकड़ लिया। इसके बाद वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इसके सीन्स तो हमारे पास नहीं, बट अगले ही सीन में हमें दिखता है कि एशफोर्ड मीडो में अभी शाम हो चुकी है एंड वी आर विटनेसिंग बेलोर टारगेरियन का फ्यूनरल। ट्रायल ऑफ 7 के फाइट के दौरान अपने ही भाई मेकार का मेस यानी कि उसका गदा सीधा सर पे लगने के वजह से बेलोर को काफी इंजुरी हुई और वो उससे उभर नहीं पाया एंड ही वाज डेड। अपने पिता बेलोर के लाश को अग्नि देने के लिए वहां पर वलार आया था एंड वहीं पर उस मोमेंट पर वहां पे डंक भी था। डंक वहां पर कहता है माय प्रिंस, मुझे माफ करो, मेरी आपके लिए सिंपैथी है। वलार काफी गुस्से में तो था बट वो अपने गुस्से को दबाकर डंक को कहता है मेरे पिता सिर्फ 39 ईयर ओल्ड थे। ही वॉज सपोज टू बी अ किंग, अ गुड टारगेरियन किंग। सभी लोग उन्हें किंग बनते हुए देखना चाहते थे। He would have been the greatest king since King Aegon the Conqueror, but 7 gods took him from us. Sir Duncan, begone I say, begone. यही कुछ 2 दिन का डंकन वहां पर एशफोर्ड मीडो में रेस्ट लेता है, थोड़ा हील हुआ एंड इवेंचुअली डंक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घोड़ों के साथ में निकल गया। जाते जाते उसे याद आता है कि डेरॉन द ड्रंकन ने उसे क्या बताया था। जो ड्रैगन मरने की प्रोफेसी डेरॉन ने उसे बताई थी वो सच हुई। हाउस ऑफ द ड्रैगन का, हाउस टारगेरियन का एक ड्रैगन, एक टारगेरियन, बेलोर टारगेरियन की मौत हो गई। ये सभी चीजें सोचकर डंकन अपने आप पर ही ब्लेम डालने लगा। मैं तो बस एक मामूली सा हेज नाइट ठहरा बट मैंने रेल्म का हक छीना, मेरे वजह से एक ऑनरेबल टारगेरियन प्रिंस मारा गया। ये सब चीजें सोचते सोचते छोटे से जंगल में से रास्ता बनाते हुए डंक कहीं तो आगे बढ़ रहा था एंड इतने में वहां पर उसे सुनाई दिए कुछ घोड़े आते हुए एंड उन घोड़ों में से इवेंचुअली एक हुडेड नाइट आगे आया एंड उसने जैसे ही हुड अपना हटाया तो इट वाज मेकार टारगेरियन। सर डंकन, जो हुआ बुरा हुआ। मैंने अभी एरियन को लीस में भेज दिया है ताकि उसमें कुछ तो अकल आए। मैं जानता हूं कि मेरे मेस के कारण ही मेरा भाई आज जिंदा नहीं। वो मेरी ही मेस थी, मेरी ही गदा थी जिसने मेरे भाई को मारा, और इस चीज के लिए मैं जिंदगी भर ढेर सारी चीजें सुनूंगा। कई सारे लोग कहेंगे कि मैंने अपने भाई बेलोर को जानबूझ के मार दिया होगा, मगर सातों भगवानों को पता है कि वो सच नहीं। मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं बस ट्रायल ऑफ 7 में अपने बेटे एरियन को इनोसेंट साबित करने की भूल कर बैठा था। मुझे तो याद भी नहीं कि हमारे फाइट के दौरान मैंने ऐसा कौन सा डेडली हमला किया जिसके कारण मेरा भाई मरा, बट जो हुआ वो अभी हो चुका है। पता नहीं मुझे इसके लिए सातों भगवान माफ करेंगे या नहीं, बट मुझे ये जिंदगी अभी ऐसे ही जीनी पड़ेगी। डंकन ये सुन के मेकार को समझाने की कोशिश करता है, माय प्रिंस मेकार, आप जितना प्रिंस बेलोर को मारने के जिम्मेदार हो उतना ही मैं भी हूँ। सैड डंकन और मेकार के बीच में थोड़ा ऐसे ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ एंड इवेंचुअली मेकार कहता है कि तो सर डंकन, माय यंगेस्ट सन एगॉन सिम्स टू हैव ग्रोन फॉन्ड ऑफ यू सर। वो कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ आपका ही स्क्वायर बनना है। वो थोड़ा नादान तो है बट मेरा एगॉन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। तो मेरा कहना यही है कि आप हमारे साथ समर हॉल चलिए, वहां पर आप हमारे मास्टर एट आर्म्स के लिए काम करिए और उनके अंडर ट्रेनिंग भी करिए, क्योंकि क्लियरली आपको अभी भी कई सारे नाइटहुड की चीजों को सीखना है और एक नाइट बनने के लिए जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है वो आपको लेनी ही है। आप जैसे जैसे वहां पर हमारे मास्टर एट आर्म्स के अंडर ट्रेनिंग करोगे वैसे वैसे ही मेरा बेटा एगॉन भी आपको अच्छे से स्क्वायर करेगा और उसकी भी ट्रेनिंग अच्छे से होगी।
तो क्या कहते हो, आप चलोगे हमारे साथ समर हॉल को? विल यू टेक माई सन एगॉन एज योर स्क्वायर? डंकन ने ये चीजें सुनते ही थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा वो सोचने लगा। उसने यहाँ वहां पर कुछ चीजें देखी। ही कुड सी कि एक नजदीक में ही नदी बह रही है। यहाँ वहां पर कितने खूबसूरत फूल और पेड़ पौधे हैं। एक बार तो उसे दूर उड़ता हुआ ड्रैगन फ्लाई भी दिखा और उसे ड्रैगन्स की याद आ गई। इसी बीच जैसे ही एक हवा का झोंका डंक को जोर से लगा तो उसने कहा, माय लॉर्ड, मैं आपके बेटे एगॉन को अपना स्क्वायर रखूंगा, बट नॉट एट समर हॉल, नॉट फॉर जस्ट अ ईयर और टू। आई विल टेक हिम ऑन रोड विथ मी। वो मेरे एक घोड़े पर बैठ के सवारी करेगा, मेरे पुराने कपड़े पहनेगा, उसे धोएगा, मेरे तलवार और बाकी हथियारों को साफ करेगा। मैं जिस छोटे विलेजेस, फार्म हाउसेस और इन्स में रुकूंगा, एग भी वही रुकेगा। मैं जिन लॉर्ड्स के हॉल्स में सर्विस दूंगा, वहीं पर एग मेरा स्क्वायर रहेगा। आई एम अ हेज नाइट माय लॉर्ड, द ट्रूएस्ट ऑफ द नाइट। जैसे ही मेकार ने यह सुना तो उसे काफी गुस्सा आ गया और उसने कहा, What nonsense is this? पागल हो गए हो क्या? ट्रायल ऑफ 7 में मार खाने के बाद में तुम्हारी अकल भी मर गई है क्या? Aegon is a Targaryen prince of the realm. He is blood of the dragons. Targaryen prince कभी नली नाले और कीचड़ में नहीं पड़ते और ना ही वो गंदा सॉल्टेड हार्ड बीफ कहीं पर तो जाकर खाते हैं। डंक ने ये सुनते ही स्माइल करके ताना मारते हुए कहा, माय लॉर्ड, आप तो ऐसा कह रहे हो कि आपका बेटा डेरॉन द ड्रंकन कभी टल्ली होके कीचड़ में पड़ा हुआ आपको मिला ही नहीं, और दूसरे बेटे एरियन ने महल का मुलायम सा टेस्टी बीफ खा के जो भी तीर मारे, ये तो आप जानते ही हो। समझदार को इशारा काफी है। मेकार का गुस्सा थोड़ा क्यों ना हो ठंडा हुआ एंड वहां पर वो कुछ तो सोच के वहां से निकल गया। डंक कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकता है, वो रेस्ट करता है। थोड़ी देर के लिए वो सो गया और वो सोकर वहीं पर कुछ तो कुकिंग वगैरह करने लगा कि इतने में वहां पर आ गया छोटू एग। माय लॉर्ड, मेरे पापा ने कहा कि आई एम सपोज टू सर्व यू। सर्व यू सर, डोंट फॉरगेट मैं एक नाइट हूं। चलो घोड़े पर अभी सैडल लगाओ। आज से ये चेस्टनट तुम्हारी हो गई, उसका अच्छे से ख्याल रखना। बट सर डंकन, हम जा कहाँ रहे? वैसे मैं सोच रहा था कि मैं कभी रेड माउंटेन्स के आगे डॉर्निश लैंड्स में नहीं गया, तो एग, क्या तुम्हें डॉन चलना है क्या? हाँ चलो, चलते हैं डॉर्न। मैंने सुना वहां पर अच्छे पपेट शोज भी होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डंक एंड एग अगले कहानी में टेंसेल को मिलने जाएंगे। डॉन ये टीज किया गया, अब उसमें क्या होता है वो तो हम जानेंगे बाद में कभी। बट अभी के लिए डंक एंड एग की नॉवेला 1 की ये पूरी कहानी होती है खत्म।